चैप्टर 24 युवा मास्टर, मेरा मानना है कि इसका भी कुछ असर होना चाहिए। झू यान बोला, ये सच है, लेकिन यह उतना प्रभावी नहीं होगा जितना होना चाहिए। ली किंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। खैर, इसे ले लो और ज़ैड बॉक्स के अंदर रख दो। हम पहले ही नानहाई शहर में बहुत समय बिता चुके हैं। हमें राजधानी वापस लौटना है। इस बीच जिया हाओ और सान क्यूलियू बाहर खड़े थे। सान क्यूलियू को लगा कि जिया हाओ पूल पर ज्यादा ध्यान दे रही है। क्या बात है, यंग मास्टर जिया? जिया हाओ ने ठहाका लगाया। हर बार यंग मास्टर, लेडी सांग, आपको मुझे संबोधित करने की जरूरत नहीं है। तो फिर मुझे भी ऐसे मत बुलाओ। सान क्यूलियू ने ठहाका लगाया। भाई जिया, ये कैसा रहेगा? ठीक है, तो मैं आपको सिस्टर क्यूलियू बुलाऊंगी। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तो भाई जिया, आप क्या देख रहे हैं? सान क्यूलियू ने मुस्कुराते हुए पूछा। ओह, शायद आप पूरी तरह से जकड़े हुए महसूस कर रहे हैं और नहाना चाहते हैं। क्यों, क्या सिस्टर क्यूक्यू मेरे साथ वहां जाना चाहती हैं? जिया हाओ मुस्कुराए। सान क्यूलियू को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, जिससे उसने दूसरी तरफ देखा। बह, भाई जिया, तुम थोड़े ज्यादा ही आगे बढ़ गए हो। खैर, मैं सुंदर महिलाओं के पास थोड़ा ज्यादा ही चुलबुला हो जाता हूँ। जिया हाओ मुस्कुराया। लेकिन इतना ही काफी है। मुझे लगता है ये पूल असामान्य है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसके अंदर कुछ छिपा है। पूल ज्यादा गहरा नहीं है। अगर कुछ हुआ तो मैं तैरकर बाहर निकल सकता हूँ। सान क्यूलियू को आश्चर्य हुआ जब जिया हाओ ने उसके ऊपरी लिबादे को उतार दिया, जिससे उसकी मजबूत मांसपेशियां दिखने लगी। बिना इंतजार किए वह पूल में कूद गया। जिया हाओ के ऋषि की दिव्य आंखों से वह पूल के अंदर साफ देख सकता था। हालांकि उसी समय उसने एक और छपाक की आवाज सुनी। पलटकर उसने देखा कि यह सान क्यूलियू था, जिसने उसका पीछा करना चुना। जिया हाओ ने सतह से ऊपर जाने की जहमत नहीं उठाई। उसने सिर्फ सान क्यूलियू को उसके पीछे रहने और उसका पीछा करने का इशारा किया। सान क्यूलियू ने सिर हिलाया क्योंकि वह धीरे धीरे जिया हाओ के पीछे तैर रही थी। जल्द ही जिया हाओ ने पानी के नीचे एक गुफा देखी। हालांकि अंदर अंधेरा था, जिया हाओ अपने ऋषि की दिव्य आंखों से अंदर देख सकता था। अचानक उसकी निगाहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह एक मृत अंत पर पहुंच गया। कोई सोच सकता है कि यह तालाब के अंदर एक उथला छेद था, लेकिन जिया हाओ ने अपनी हथेली दीवार की सतह पर रखी क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि यह घना नहीं था। सब थोड़ा पीछे हटते हुए जिया हाओ ने अपनी कृपाण का इस्तेमाल किया और आगे की ओर वार किया। पानी ने उसकी चाल को धीमा कर दिया, लेकिन वह दीवार पर और अधिक वार करता रहा। अचानक उसने अपनी तरफ देखा तो कुछ हलचल महसूस की। एक विशाल ईल एक फुर्तीले सांप की तरह उसकी ओर दौड़ा। तारांकन कर्रर, तारांकन। अचानक ईल के कटने पर खून बहने लगा। जिया हाओ ने देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि सान क्यूलियू था, जो तलवार पकड़े हुए था। उसकी आंखों ने जिया हाओ को तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक आभारी नजर के साथ जिया हाओ ने अपनी कृपाण को घुमाया और अपने सामने की दीवार पर एक छोटा सा दरार बना दिया। जैसे ही छेद बना, जिया हाओ ने अपने हाथों से इसके किनारों को पकड़ लिया और इसे चीर दिया, जिससे छेद पूरी तरह से खुल गया। पानी में बुलबुले उठने लगे और जिया हाओ को आगे की ओर वैक्यूम का उछाल महसूस हुआ। जैसे ही उसने छेद को पूरा खोला, जिया हाओ और सान क्यूलियू उसमें चले गए। उन्हें बस एक चमकती हुई रोशनी महसूस हुई। सान क्यूलियू और जिया हाओ को लगा कि उनका शरीर विचलित हो रहा है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वे बस आगे बढ़ रहे थे। अचानक वे ऊपर की ओर तैरने लगे क्योंकि उन्हें एक चट्टानी छत दिखाई दी। चारों ओर देखने पर जगह बहुत विशाल थी। ये कहाँ है? सान क्यूलियू ने चारों ओर देखते हुए सांस ली। ये जगह, ये बिल्कुल भी भूमिगत नहीं लगती। हवा, ये ताज़ा है। यहाँ ऊर्जा भी भरपूर है। मिस सांग, मुझे लगता है कि हम एक स्थानिक पॉकेट में प्रवेश कर चुके हैं। जिया हाओ ने चारों ओर देखा और अनुमान लगाया। प्रकाश की चमक और हल्का चक्कर, यह शायद इसलिए था क्योंकि जिया हाओ अंतरिक्ष में चली गई थी। सान क्यूलियू ने ये सुनकर अपना चेहरा बदल लिया। क्या, एक स्थानिक दरार? ये खतरनाक है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, जिया हाओ ने जवाब दिया। ये पॉकेट बहुत छोटी है। मुझे संदेह है कि यहाँ बहुत अधिक खतरा हो सकता है। बहन किंगलियू, वापस जाओ और किंगली को सूचित करो। मैं यहाँ चारों ओर देखूंगा। नहीं भाई जिया, ये खतरनाक हो सकता है। सान क्यूलियू ने अपना सिर हिलाया। मुझसे वादा करो कि तुम इधर उधर नहीं घूमोगे।
मुझे दूसरों के साथ वापस आने दो। जिया हाओ सान क्यूलियू की चिंता पर मुस्कुराई। बहुत बढ़िया बहन किंगलियू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सान क्यूलियू ने उसे घूरते हुए सिर हिलाया। गहरी सांस लेते हुए वो वापस गोता लगाकर वोल्वेन फाउंटेन में लौट आई। बिना समय बर्बाद किए जिया हाओ मुड़ा और गुफा के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। अपनी ऋषि की दिव्य आंखों के साथ वह किसी भी घात से नहीं डरता था। हालांकि वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी कृपाण को पकड़ता रहा। वाटर क्रिस्टल अयस्क, पानी से जुड़ी एक धातु अयस्क। ये जल तत्व उपयोगकर्ता के लिए लचीला हथियार बनाने के लिए एकदम सही है। वाटर क्रिस्टल अयस्क, वाटर एनर्जी क्रिस्टल, टर्बिड वाटर एलिमेंटल एनर्जी से भरा एक छोटा क्रिस्टल। यह क्या है? जिया हाओ ने एक छोटा चमकता हुआ क्रिस्टल उठाया। इसे चमत्कार के बर्तन के अंदर फेंक दिया। क्रिस्टल धूल में बदल गया। जिया हाओ आश्चर्यचकित था जब उसने देखा कि बर्तन सारी ऊर्जा को स्वीकार कर रहा था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इन क्रिस्टल की गुणवत्ता कम है, लेकिन वे अभी भी चलने योग्य हैं। इधर उधर देखते हुए जिया हाओ को कुछ और क्रिस्टल मिले और उसने उन्हें अवशोषित कर लिया। मैं सब कुछ था, उसने ली किंग को देने के लिए कुछ रख लिए। लेकिन फिर जिया हाओ की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अचानक अंधेरे में कुछ हलचल महसूस की। गुफा में पानी का एक छोटा सा कुंड था। यह उथला था, लेकिन रंग हल्के नीले क्रिस्टल जैसा था, जिसमें दो चमकीले कमल धीरे धीरे हिल रहे थे। इतना ही नहीं, दीवार में बड़े क्रिस्टल जड़े हुए थे, जिससे ये खजाने के केंद्र जैसा लग रहा था। हालांकि जिया हाओ की नज़र संरक्षक पर रही, जो एक विशाल मछली को इत्मीनान से खा रहा था। शल्क परिष्कृत लोहे की तरह चमक रहे थे और आंखें चमकदार सरीसृप थीं। ये 4 के विपरीत 6 पैरों वाला एक विशालकाय मगरमच्छ था। आकार बहुत बड़ा था, मानो एक वयस्क नर को एक ही झटके में निगल सकता हो। लोहे की पीठ वाला मगरमच्छ एक मध्यम श्रेणी का जानवर जो उच्च श्रेणी के जानवर की रक्षा करता है। अपने आकार के बावजूद ये बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसे टेढ़े मेढ़े तरीके से चलने में परेशानी होती है। कमजोर बिंदु इसकी गर्दन के पास है। अच्छा, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ शिकार करना है। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए धीरे से बर्तन के अंदर रखा हुआ भेड़िए का मांस निकाला। जल्द ही मगरमच्छ ने झटके से खून की गंध सूंघी। सावधानी और जिज्ञासा के साथ वह धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ा। हालांकि जैसे ही वह भेड़िए के मांस की ओर झपटा, जिया हाओ ने अपनी कृपाण का इस्तेमाल करते हुए बगल से कदम बढ़ाया। क्रिम्सन उन्माद ब्लेड आर्ट, स्कारलेट ब्लेड स्टॉर्म। जिया हाओ मगरमच्छ से बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहती थी। मांस से उसका ध्यान भटकाते हुए जिया हाओ ने बस उस पर अपनी 6 इच्छाएं असंख्य विचार कलाएं डाली, जिससे उसे लोलुपता और लालच महसूस हुआ। शायद मगरमच्छ जानवर की कम बुद्धि के कारण जिया हाओ मांस की ओर उसकी इंद्रियों को आकर्षित करने में कामयाब रही। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि मगरमच्छ इतना तल्लीन था कि उसे जिया हाओ की उपस्थिति का एहसास ही नहीं हुआ। लालच, क्रोध और वासना के साथ 3 सबसे बड़े पापों में से एक बहुत प्रभावशाली हो सकता है। मुफ्त भोजन पाने का लालच, एक नए प्रकार के मांस की लालच, सब कुछ मगरमच्छ को जिया हाओ के हमले के लिए अतिसंवेदनशील बनाता है। जिया हाओ ने भी कोई जोखिम नहीं लिया। मगरमच्छ को कमजोर स्थिति में देखकर जिया हाओ ने अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। जिया हाओ ने मगरमच्छ के कमजोर स्थान पर सटीक वार करते हुए अपनी कृपाण की चमक बिखेरी। मगरमच्छ दर्द से चीखने लगा और खून बहने लगा। हालांकि जिया हाओ पहले से ही तैयार था। अपनी पूरी ताकत लगाते हुए जिया हाओ ने मगरमच्छ को धक्का दिया, उसे अपनी पीठ पर पलट दिया। अब मगरमच्छ केवल अपने 6 पैरों को हिला सकता था क्योंकि वह उन पर वापस चढ़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जिया हाओ ने एक और खंजर निकाला और उसकी गर्दन पर वार करता रहा। एक झटके में उसने मगरमच्छ की खोपड़ी को छेद दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मगरमच्छ का शरीर शांत हो गया और उसकी आंखों की रोशनी फीकी पड़ गई। जिया हाओ ने उस पर हाथ रखते ही हौंफते हुए कहा। अचानक मगरमच्छ का खून और मांस थोड़ा मुरझा गया क्योंकि जिया हाओ ने उसके राक्षसी कोर की रक्त शक्ति और ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। जब वह पूल की ओर चला तो जिया हाओ ने देखा कि पानी ठंडा था। उज्ज्वल हिम कमल, यह 12 पंखुड़ियों वाला कमल है जो पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है। ये विष और अंधेरे गुण ऊर्जा के संदूषण को प्रभावी ढंग से दबा सकता है। वे 2 थे, इसलिए जिया हाओ के लिए उनमें से एक लेना स्वाभाविक था। हालांकि जिस क्षण जिया हाओ ने पूल में कदम रखा, उसे इसके अंदर एक बर्फीली ठंड महसूस हुई। नीचे देखने पर उसने अंदर कई चमकीले नीले पत्थर देखे,
जिनमें से प्रत्येक एक बच्चे की मुट्ठी जितना बड़ा था और बीच में एक बड़ा पत्थर था। साफ पानी का क्रिस्टल, शुद्ध जल ऊर्जा युक्त क्रिस्टल। यह आग की गुण क्षति को प्रभावी ढंग से दबा सकता है और उपयोगकर्ता को जल आत्मीयता तकनीक विकसित करने देता है। ये सामान्य जल क्रिस्टल के बेहतर संस्करण की तरह दिख रहे हैं। इनमें से कम एक दर्जन हैं। बीच में इतना बड़ा टुकड़ा तो छोड़ ही दीजिए। हालांकि जब जिया हाओ ने बड़े टुकड़े को देखा, जो एक मानव सिर के आकार का था, तो उसने अतिरिक्त जानकारी देखी। ये भी एक स्थानिक दरार का ऊर्जा नोड है। जिया हाओ ने एक पल के लिए सोचा और उसने एक गहरी सांस ली। ठीक है, चलो ये करते हैं। या तो वे किसी भयानक राक्षस द्वारा मारे जाएंगे या फिर उन्हें जीवन भर की दौलत मिल जाएगी। भाई जिया पहले ही अंदर जा चुका है, हम उसे वहां अकेले नहीं रहने दे सकते, सांग क्यूलियू ने आग्रह किया। युवा गुरु, मैं पहले जाऊंगा। स्थानिक दरार खतरनाक हो सकती है, झू यान ने उत्तर दिया। नहीं, हमें साथ जाना चाहिए। मेरा मतलब है, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा सुरक्षित रहूंगा, ली किंग ने तर्क दिया। सांग क्यूलियू ने उनका मार्गदर्शन करते हुए सिर हिलाया। हालांकि जैसे ही वे गोता लगाने वाले थे, पूल में अचानक बुलबुले उठने लगे। हुआ, यह क्या है? जमीन, ये हिल रही है। स्थानिक दरार में कुछ हुआ। तारांकन बूम बूम, तारांकन। तालाब के किनारे दरारें फैल गई क्योंकि पानी धीरे धीरे एक हाथ की लंबाई तक कम हो गया। हालांकि जब हर कोई चिंतित था, तो एक आकृति पूल से उभरी। PWHAAA। जिया हाओ ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे किनारे की ओर तैरा। सांग क्यूलियू आगे बढ़ा और उसे उठने में मदद की। भाई जिया, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ कहने वाला था, लेकिन जब उसने जिया हाओ के हाथों में पकड़ी हुई चीज देखी तो उसका भाव बदल गया। थी दैट, क्या वह एक चमकीला हिमकमल है? 12 पंखुड़ियों वाला, ली किंग ने कांपती हुई आवाज में पूछा। वास्तव में, भाई ली की आंखें बहुत तेज हैं। जिया हाओ ने कमल दिखाते हुए हंसी। भाई जिया, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? ली किंग ने तुरंत आग्रह किया। क्यों? जिया हाओ उलझन में लग रही थी। मुझे लगा कि आपको झरने के पीछे गुफा के अंदर एक मिला है। ये 6 पंखुड़ियों वाला है, जो 12 पंखुड़ियों वाले कमल से कमजोर है, ली किंग ने समझाया। चिंता मत करो भाई जिया, मैं इसे मुफ्त में नहीं लूंगा। क्यों न हम अपनी जड़ी बूटियां बदल लें? 6 पंखुड़ियों वाले कमल के साथ मैं आपको क्षतिपूर्ति के लिए एक उचित राशि दूंगा। जिया हाओ ने ली किंग को जड़ी बूटी सौंपने से पहले एक पल सोचा। ठीक है, मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये लो, ये ले लो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जिया। ली किंग ने जिया हाओ को गले लगाते हुए खुशी जताई। तुमने मुझे वाकई एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला। हाँ, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। जिया हाओ ने ठहाका लगाया। भाई जिया, मुझे लगता है कि मैंने तुमसे गुप्त क्षेत्र में अकेले घूमने के लिए नहीं कहा था। सांग क्यूलियू ने जिया हाओ को डांटा। क्या होगा अगर कोई खतरा हो? हे, मुझे खेद है बहन क्यूलियू। जिया हाओ ने अपना सिर खुजलाया। लेकिन मैंने देखा कि अंदर कोई हलचल नहीं थी। गुप्त क्षेत्र छोटा था और कमल मेरी नजर में था, इसलिए। उद्धरण चिन्ह। तो स्थानिक दरार का क्या हुआ? झू यान ने पूछा। ये ढह गया, जिया हाओ ने उत्तर दिया। मुझे लगता है कि यह मेरे द्वारा इस कमल को तोड़ने के बाद हुआ। ये कमल स्थानिक दरार का स्थानिक नोड होना चाहिए, झू यान ने अनुमान लगाया। आपके तोड़ने के बाद यह अस्थिर हो गया। अन्य चीजों के बारे में क्या? अंदर केवल एक जड़ी बूटी थी, सांग क्यूलियू ने पूछा। जिया हाओ ने हंसते हुए एक बोरी रखी और कुछ अयस्कों और पानी के क्रिस्टल की बौछार की। मुझे लगा कि ये मूल्यवान लग रहे थे, इसलिए मैंने उन सभी को अपने बैग में रख लिया। ये पानी के ऊर्जा क्रिस्टल की तरह दिखते हैं। हालांकि वे छोटे हैं, लेकिन वे मूल्यवान हैं। इन अयस्क के टुकड़ों के लिए मुझे वापस जाकर उनका मूल्यांकन करना होगा। मुझे वह मिल गया जो मैं चाहता था, इसलिए आप इसे ले सकते हैं। ली किंग ने पहले बात की। जिया हाओ ने सिर हिलाया क्योंकि उसने कुछ टुकड़े उठाए। यह मेरे लिए पर्याप्त होगा। बहन क्यूलियू, आपने आज बहुत कुछ किया, इसलिए बाकी आपका है। क्या आप निश्चित हैं? वे बहुत मूल्यवान हैं। सांग क्यूलियू दंग रह गया, लेकिन जिया हाओ केवल मुस्कुराया। हमारे रिश्ते जितना मूल्यवान नहीं, बहन क्यूलियू। जिया हाओ मुस्कुराया। इसके अलावा इसे मेरी ओर से एक उपहार के रूप में सोचो। उस पल पूल एक बार फिर शांत हो गया, हालांकि पानी घूमता रहा।
जिया हाओ ने ऊपर देखा क्योंकि उसने अपने माथे के ऊपर तारों की रोशनी का एक विस्फोट देखा। जिया हाओ दंग रह गया जब उसने अपने ऊपर तारों की रोशनी का विस्फोट महसूस किया। यह उसके पिछले पुण्य के संचय के साथ अतुलनीय था। अगर कीमती पुण्य पानी की तरह थे, तो इस बार यह एक बहती नदी की तरह आया। जिया हाओ ने महसूस किया कि उसकी आंतरिक ऊर्जा काफी हद तक बहाल हो गई है क्योंकि नींद ने धीरे धीरे पुण्य को अवशोषित कर लिया, जिससे सतह प्राचीन हो गई। यह क्या है? मुझे अचानक इतना सारा पुण्य क्यों मिला? क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने स्थानिक दरार को तोड़ दिया? जिया हाओ का दिमाग घूम गया क्योंकि मैंने विभिन्न संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। बहुत सोचने के बाद वह आखिरकार एक निष्कर्ष पर पहुंच गया। आमतौर पर स्थानिक दरारों को यूनलान महाद्वीप में असफल रूप से विलय करने वाली दूसरी दुनिया के अवशेष के रूप में माना जाता है। दरारें बड़ी या छोटी हो सकती हैं, लेकिन उन सभी में घनी मात्रा में दूसरी दुनिया की ऊर्जा होती है। ऐसी ऊर्जा से वनस्पति और जीव उत्परिवर्तित हो सकते हैं और दूसरी दुनिया के राक्षस खुद को पोषित कर सकते हैं और एक बड़े खतरे में बदल सकते हैं। शायद इस स्थानिक दरार को अभी खोजा नहीं जाना चाहिए था। शायद इसे किसी दूसरी दुनिया के राक्षस द्वारा खोजा जाना चाहिए था, जिससे वे मजबूत हो जाएं। हाँ, इससे जानवरों के ज्वार की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे नानहाई शहर की आबादी को और भी अधिक नुकसान होगा। स्थानिक दरार को साफ करने से जानवरों के ज्वार का खतरा कम हो जाएगा। इसलिए मैंने अनजाने में बहुत से लोगों को अकाल मृत्यु से बचा लिया। जिया हाओ ने अचानक अपने शरीर पर एक गर्म कपड़े को महसूस किया क्योंकि वह अपनी निष्क्रिय कल्पना से बाहर आया था। उसने देखा कि सान क्यूलियो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम्हें ठंड लग रही होगी, अपने शरीर से पानी पोंछ लो। आह धन्यवाद बहन क्यूलियो, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। जिया हाओ मुस्कुराए। चूंकि हमें वह मिल गया है जो हम चाहते थे, इसलिए हमें जल्दी वापस लौटना चाहिए। ली किंग ने जिया हाओ को देखते हुए कहा, मैं सामान ले जाऊंगा, आप सभी थक गए होंगे। झू यान ने भेड़ियों के मांस और सामग्री से भरे बोरे को देखा। सैनिक भी कुछ हद तक ठीक हो गए थे, इसलिए वे भी उठे और सामान ले गए। शाम हो चुकी थी। जिया हाओ और उसका दल जंगल से निकलकर नानहाई शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गया। हालांकि जिया हाओ को आश्चर्य हुआ जब उसने क्षितिज की ओर देखा। वहां एक जानी पहचानी शख्स खड़ी थी। पत्नी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा इंतजार करोगी, जिया हाओ ने मजाक करते हुए कै येक्सू के पास पहुंचकर कहा। बह, तुम्हारा इंतजार कौन कर रहा था? कै येक्सू ने हल्के से कहा, मैं बस वहां से गुजर रहा था, लेकिन मैंने कुछ खबर सुनी कि तुम नानहाई पर्वत से आए हो, इसलिए मैंने यहाँ आने का फैसला किया। हे, जैसा तुम कहो। पीछे देखते हुए कै येक्सू और मिनमिन की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उन्होंने सान क्यूलियो को देखा। हो, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस कै। सान क्यूलियो ने मुस्कुराते हुए कै येक्सू के सामने अपनी मुट्ठी बांधी। मैं सान क्यूलियो हूँ, क्रिम्सन डैगर डोजो से। मुझे लगता है कि नानहाई शहर की पहली सुंदरी के रूप में आपकी उपाधि बिल्कुल भी उचित नहीं है। यही तो लोग कहते हैं, मिस सान। कै येक्सू ने अपना सिर हिलाया। तुम भी उसके साथ गई थी? हाँ, मैं भी गई थी। सान क्यूलियो मुस्कुराया। मुझे मानना होगा, भाई जिया दिखने में जितना कमजोर है, उतना है नहीं। उसने जानवरों से लड़ाई की और उनमें से कई को मार गिराया। ओह, क्या ऐसा है? कै येक्सू ने जिया हाओ की ओर देखा। वह बहुत विश्वसनीय है न? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। भाई जिया बहुत विश्वसनीय है। जिया हाओ ने अपना सिर खुजलाया जब उसने देखा कि सान क्यूलियो उसकी प्रशंसा कर रहा था। ली किंग को किनारे पर देखकर जिया हाओ ने मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल गया। हे, भाई जिया, आप वाकई बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी गुणी पत्नी मिली है। ली किंग ने ठहाका लगाया। अच्छा, मुझे लगता है ऐसा है। जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। हालांकि मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी, भाई ली। आप बोल सकते हैं, भाई जिया। आपने यहाँ मेरी बहुत मदद की है। अगर यह मेरी पहुंच में है, तो मैं जो भी पूछूंगी वह करूंगी। जिया हाओ ली किंग के जवाब से खुश थी। ठीक है, ये सरल और कठिन दोनों है। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई ली इस पर सहमत होंगे। हाँ, बस कहो। ली किंग भी इस बात में दिलचस्पी रखता था कि जिया हाओ उससे क्या पूछना चाहती थी। मैं महामहिम को एक संदेश देना चाहूंगी, जिया हाओ ने खुलकर जवाब दिया। कृपया उन्हें सूचित करें कि निकट भविष्य में कई परिवार एक बार फिर अपनी वफादारी दिखाएगा। हालांकि एक वफादार कुत्ते की भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं।
अगर मालिक खरगोश का शिकार करने के बाद कुत्तों को मारना चाहता है तो कुत्ते का मालिक को काटना स्वाभाविक है। दुस्साहसी। झू यान आगे बढ़ा और उसने जिया हाओ को घूरते हुए कहा, आप शाही परिवार के खिलाफ ऐसा कैसे कह सकते हैं। जिया हाओ को झू यान के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह बस ली किंग को देखता रहा। झू यान ने जानलेवा आभा छोड़ी लेकिन जिया हाओ शांत रही। दिलचस्प, क्या प्रभुत्व आभा काम कर रही है, मुझे झू यान से बचा रही है। वफादारी अच्छी बात है, लेकिन अगर इसका मतलब किसी मोहरे की तरह किसी व्यक्ति द्वारा अलग कर दिया जाना है तो जिया हाओ विद्रोह और विश्वासघात का रास्ता चुनना पसंद करेगा। लेकिन भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर जोर से हंस पड़ा। हाँ, कितना सच है, कितना सच है। भाई जिया, मैं आपका संदेश शब्दशः महामहिम तक पहुंचाऊंगा और आभार के प्रतीक के रूप में कृपया इसे रख लें। जिया हाओ को आश्चर्य हुआ जब ली किंग ने उसे एक टोकन दिया। इसके साथ आपको मेरी कृपा मिलेगी। आप जब भी राजधानी में आएंगे मेरे महल में प्रवेश कर सकते हैं। ली किंग ने हंसते हुए कहा। पीछे मुड़कर उसने झू यान को देखा और उसे इशारा किया। चलो चलते हैं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। जिया हाओ ने टोकन को देखा और देखा कि उस पर एक उड़ता हुआ ड्रैगन प्रतीक था। हालांकि उसके शरीर पर केवल एक जोड़ी पंजे थे। पंख वाला ड्रैगन जो राजकुमार की शक्ति का प्रतीक है। सोचिए कि वह मुझे ये देगा। जिया हाओ को मजा आया। हालांकि ब्राइट स्नो लॉर्ड्स के बारे में ली किंग की हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे उस जड़ी बूटी की सख्त जरूरत थी, और चूंकि जिया हाओ ने उसे वह जड़ी बूटी दी थी इसलिए उसका आभारी होना स्वाभाविक था। लेकिन अभी मुझे क्राउन प्रिंस की कृतज्ञता की जरूरत नहीं है, मुझे खुद सम्राट के समर्थन की जरूरत है। केवल वही कई परिवार को इस अराजकता के समय में सुरक्षित और स्थिर रख सकता है। इसके अलावा मुझे बस समय चाहिए, 1 या 2 साल, और कई परिवार शाही परिवार को मात देने के लिए पर्याप्त होगा। वह कौन था? वह एक साधारण रईस की तरह नहीं दिख रहा था। जिया हाओ ने पलटकर देखा कि यह कै यिक्सू था। कै यिक्सू ने ली किंग और झू यान को अजीब नज़र से देखा। मुझे लगता है कि मैंने उस आदमी को पहले भी देखा है। उद्धरण चिन्ह, वह क्राउन प्रिंस ली किंग है। जिया हाओ ने जवाब दिया। मैं समझ गया। रुको, क्या? कै यिक्सू ने आंखें चौड़ी करते हुए विराम लिया। यो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्राउन प्रिंस खुद यहाँ थे, वेशभूषा में। जिया हाओ ने अपनी आंखें घुमाई। और मुझे यकीन है कि आप क्राउन प्रिंस का वेश नहीं हटाना चाहते हैं, है ना? अवाक, कै यिक्सू जिया हाओ की बात से सहमत होने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगा कि आप क्राउन प्रिंस ली के संपर्क में थे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जैसे कि तुम मुझे सब कुछ बता रहे हो। क्या तुम हर समय मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते? कै यिक्सू ने चिढ़कर कहा। जिया हाओ ने कंधे उचकाए और मिनमिन की ओर देखते हुए पलटा। अल्फा भेड़िए का मांस शेफ लियान के पास ले आओ। आज रात मैं दावत की उम्मीद कर रहा हूँ। हाँ, यंग लॉर्ड। हाँ, तुमने वास्तव में नानहाई पर्वत में एक स्थानिक दरार देखी। कै युनहाई ये सुनकर दंग रह गया। जिया हाओ की टोपी। तुमने निश्चित रूप से ट्विस्टेड डार्क फॉरेस्ट या उस जैसी किसी जगह में प्रवेश नहीं किया, है न? ये वोल्वेन फाउंटेन के आसपास है। जिया हाओ ने उत्तर दिया। ये वास्तव में अच्छी तरह छिपा हुआ था। हम लगभग चूक गए थे, लेकिन ऊर्जा रिसाव के कारण वोल्वेन फाउंटेन के आसपास के जानवर अधिक शक्तिशाली हो गए। जिया हाओ, कै यिक्सू, ली रो और कै युनहाई खाने की मेज पर बैठे थे। कै युनहाई को आश्चर्य हुआ जब उसने आज जिया हाओ के कारनामों के बारे में सुना। वहाँ केवल हरी आंखों वाले भेड़िए थे। कै युनहाई ने भौहें सिकुड़ी। वह स्थान विभिन्न भेड़ियों का क्षेत्र है, लेकिन तुम्हें केवल एक ही मिला। सांग कियुलियू भी थोड़ा सा शंकित था। हालांकि चूंकि हमने अपना कार्य पूरा कर लिया था इसलिए हमने आगे नहीं देखा। जिया हाओ ने उत्तर दिया। शायद अन्य जानवर कहीं और इकट्ठे हो गए हों, या तुम बस भाग्यशाली हो, ली रो ने अनुमान लगाया। हम सास समझदार हैं। मेरा मानना है कि यह पहला कारण है। जिया हाओ ने ठहाका लगाया। जल्द ही जिया हाओ के सामने व्यंजन परोसे गए। सूंघते हुए कै युनहाई ने ठहाका लगाया। अच्छा, राक्षसी जानवरों का ज्यादातर मांस खाने लायक नहीं होता, लेकिन ग्रीन आइड वॉल्व्स एक अपवाद है। मुझे बहुत समय हो गया है जब से मैंने इतना पौष्टिक भोजन खाया है। जिया हाओ की सॉस और शेफ लियान के प्रयास की बदौलत मेज पर तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। अच्छा, मैंने सुना है कि आप हमारे लोहारों के पास गए थे और उन्हें कुछ सुझाव दिए थे। हाँ,
ससुर जी, जिया हाउ ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि हमें अपनी लोहारों को बेहतर बनाने की जरूरत है। एक सैन्य परिवार के रूप में दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अगर हम अपना उपकरण खुद बनाएं तो बेहतर होगा। हाँ, ये पहले आसान हुआ करता था, तय युनहाई ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन पिताजी ने लौह अयस्क की एक बड़ी मात्रा दूसरे कुलों को दे दी थी, इसलिए हमें जो कुछ भी था उसी से काम चलाना पड़ा। ऐसा क्या है जो आपके परिवार ने नहीं दिया? जिया हाउ ने मन ही मन बुदबुदाया। अपने नायक की आभा देखकर वह सचमुच अवाक रह गया। ऐसा घिसा पिता परिवार जिसमें हर कदम पर समस्याएं और परेशानियां हैं। ससुर जी, क्या आप सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं? मैं उन्हें प्रशिक्षित होते देखना चाहूंगा। ठीक है, ये संभव है। तय युनहाई ने एक पल के लिए सोचा। हमें सेना का अभ्यास किए हुए काफी समय हो गया है। उन्हें सेना युद्ध संरचना सिखाने का यह एक अच्छा मौका भी है। यह आप पर निर्भर है, ससुर जी। जिया हाउ ने अपना सिर हिलाया। हालांकि मैंने तकनीक पढ़ी है, मेरे पास अनुभव की कमी है। मैं बस इतना कर सकता हूं कि प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव दे सकता हूं। आपको उनका नेतृत्व करने की जरूरत है, ससुर जी। मुझे ऐसा लगता है। तय युनहाई ने सिर हिलाया। लेकिन मुझे लगता है कि तुम थोड़े उत्साहित हो रहे हो। तुम इतनी जल्दी परिवार की ताकत क्यों बढ़ाना चाहते हो? ससुर जी, सिर्फ इसलिए कि हम शांतिपूर्ण समय में रह रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह शांतिपूर्ण है। जिया हाउ ने शांति से उत्तर दिया। इसके अलावा तुम सही जानते हो, यहाँ बड़ी मुट्ठी नियम बनाती है। अगर हमारे पास पर्याप्त शक्ति होती तो शेन परिवार और सिल्कवुड चैम्बर हमारे साथ खिलवाड़ नहीं करते। तय युनहाई ने आह भरते हुए कहा। तय यिक्सु जिया हाउ को घूरने से खुद को नहीं रोक सका। पिता ठीक हैं, कोई बात नहीं। पिता महामहिम के अधीन एक जनरल हैं और उनके वफादार विषयों में से एक हैं। वफादारी को खाया नहीं जा सकता, पत्नी। जिया हाउ मुस्कुराए। और मैं शाही परिवार के प्रति वफादार होने से अनिश्चित रहना पसंद करूंगा। यिक्सु, सब ठीक है। तय युनहाई ने आह भरते हुए उत्तर दिया। मुझे स्वीकार करना होगा, मैंने उस समय कुछ गलत निर्णय लिए थे। अगर मैं थोड़ा लचीला होता तो हमारा कई परिवार सिर्फ एक सैन्य परिवार से कहीं बढ़कर होता। हालांकि शायद आप ऐसे ही हैं। ली रो ने कई युनहाई को शांत किया। अगर आपने वह नहीं किया होता जो आपने उस समय किया था, तो आप कई परिवार की वंशावली को जन्म नहीं दे रहे होते। जिया हाउ ने आह भरते हुए मुस्कुराया। अगर आपको यह अपमान लगा तो मुझे खेद है, ससुर जी। मैं सिर्फ कई परिवार को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और मेरा मानना है कि हमें जल्दी शुरू करना चाहिए। जिया हाउ ने हंसते हुए कहा। खतरा चेतावनी के साथ नहीं आता। तय यिक्सु ने जिया हाउ को संदेह भरी नजरों से देखा। उसे लगा कि जिया हाउ कुछ छिपा रही है, लेकिन अगर मैं उससे पूछूंगी तो वह नहीं बताएगा। हाँ, चीजें बहुत जटिल हो गई हैं, उसने मन ही मन सोचा। जिया हाउ की आंखें चमक उठी जब उसने ग्रीन आइड वुल्व्स का मांस चखा। वाह, ये बहुत कोमल है। हे भगवान, इसका स्वाद लाजवाब है। और ये तली हुई पट्टियां हैं, है न? इस पर सॉस बहुत बढ़िया है। जिया हाउ ने पहले कभी भेड़िए का मांस नहीं खाया था। हालांकि इसे खाते हुए वो खुशी से अपने होठों को चटकाने से खुद को नहीं रोक पाया। मम्मम, राक्षसी जानवरों का स्वाद बहुत बढ़िया होता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे कई तरह के राक्षसी जानवरों का शिकार करके उन्हें पकाना चाहिए। वास्तव में जानवरों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? जिस जानवर से हमने लड़ाई की, मुझे लगता है कि वह उच्च स्तर के गहन जागृति क्षेत्र के मार्शल कलाकार के बराबर था। आमतौर पर राक्षस शब्द में वह सब कुछ शामिल होता है जो वर्षों में सांसारिक ऊर्जा के साथ संवेदनशील हो जाता है। जानवर, पेड़ या यहाँ तक कि खजाने, सब कुछ राक्षस बन सकता है। जानवरों की जाति के लिए उनकी प्राकृतिक शक्ति और प्रतिभा हमसे ऊपर है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें बस दूसरे जानवरों को मारना और खाना है और वे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। जानवरों को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। निम्न, मध्य, उच्च चरण के जानवर विकसित होने और बुद्धिमत्ता प्राप्त करने के बाद ही वे राक्षसी जानवरों में बदल जाते हैं। राक्षसी जानवरों को 9 रैंकों में विभाजित किया जाता है। रैंक 3 का दानव आइक बीस्ट लो स्टेज इन एट रियल मास्टर के रूप में शक्तिशाली है। रैंक 6 राक्षसी जानवर ग्रैंड मास्टर रियल्म के समान है। रैंक 9 राक्षसी जानवर एक सच्चे ऋषि रियल्म मास्टर जितना शक्तिशाली है। अन्य दुनिया के राक्षसों के साथ भी ऐसा ही है, तय यिक्सु ने समझाया। रैंक 1 राक्षस सबसे कमजोर हैं, जबकि रैंक 9 राक्षस सबसे मजबूत हैं। हालांकि
रैंक 7 अन्य दुनिया के राक्षसों से परे कोई रिकॉर्ड नहीं था। हे पत्नी, आप बहुत कुछ जानती हैं। जिया हाओ मुस्कुराया क्योंकि उसने कए यिक्सू की व्याख्या सुनी। कए यिक्सू ने शर्माते हुए दूसरी तरफ देखा। ये सिर्फ कुछ बुनियादी ज्ञान है। मुझे आश्चर्य है कि आप इसे नहीं जानते। ठीक है, ऐसी कई चीजें हैं जो मुझे नहीं पता। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। अचानक उसने शेफ लियान को व्यंजनों का एक और कटोरा पेश करते देखा। वाह, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। जिया हाओ सूप के कटोरे के अंदर जिनसेंग और जड़ी बूटियों की सुगंध सूंघ सकता था। कटोरे को देखते ही उसकी ऋषि की दिव्य आंखें खुल गईं। गुस्से में भेड़िए का सूप, ठीक है। यह एक अजीब नाम है, लेकिन ठीक है। लेकिन जब जिया हाओ ने विवरण पढ़ा तो उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। भेड़िए के लिंग और मूत्राशय से बना और विशेष जड़ी बूटियों और जड़ों से बना स्वादिष्ट सूप पुरुष के शरीर में यांग ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे वे उत्तेजित होते हैं और बिस्तर में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हनी, यह अल्फा भेड़िए से है। तुम्हें भी इसे खाना चाहिए। हे, कितना विचारशील है। कए युनहाई ने ली रॉ की बात सुनकर हल्के से नाक सिकुड़ी। कटाई से पहले मुझे मोटा करना है न? ठीक है, तुम्हें भी इसे आजमाना चाहिए जियाओ हाओ। कए युनहाई ने जिया हाओ की तरफ देखा। मैं मुझे नहीं लगता कि मैं और खा सकता हूँ ससुर जी। जवाब देते हुए जिया हाओ को पसीना आ गया। मेरा मतलब है, हम इसे अकेले नहीं खा सकते। ली रॉ ने पूछा। यिक्सुए हाओ तुम्हें इसे खाना चाहिए। तुम एक नवविवाहित जोड़ा हो। ये सूप तुम्हारे रिश्ते को मजबूत करेगा। क्या ऐसा है? कए यिक्सुए ने हल्की से बुदबुदाया। चम्मच लेकर उसने जिया हाओ को परोसा। पत्नी, क्या तुम्हें पता है कि वह कौन सी डिश है? जिया हाओ ने चेहरे पर झुर्रियां डालते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी खुशबू अच्छी है, कए यिक्सू ने जवाब दिया। उसकी बात करते हुए, वह कौन सी डिश है माँ? हो, चिंता मत करो, यह एक रहस्य है। ली रॉ ने कए यिक्सू को देखते हुए मुस्कुराया। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि यह तुम्हारे और हाओ र के लिए अच्छा है। जिया हाओ ने यह सुनकर लगभग थूक दिया। हालांकि उसने खुद को नियंत्रित किया। लानत है, सास बहुत उग्र है। वह ससुर को बहुत ज्यादा दे रही है। हे, ससुर इस उम्र में भी सक्रिय है न? क्या ऐसा हो सकता है? जिया हाओ ने कुछ सोचा और वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। शायद मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। ये कई परिवार के लिए भी सबसे अच्छा होगा। तुम नहीं खा रहे हो? जिया हाओ कए यिक्सू के सवाल पर झेप गई। अच्छा पत्नी, मैंने पहले ही बहुत ज्यादा खा लिया है। मुझे लगता है कि मैं और नहीं खा सकता। बेकार। कए युनहाई ने स्प्रिंग वाइन पीते हुए नाक सिकुड़ी। तुम एक जवान आदमी हो, तुम्हें बेहतर भूख लगनी चाहिए। मुझे डर है कि अगर मुझे भूख लगी तो तुम्हारी बेटी मुझे भूखा छोड़ देगी। जिया हाओ ने मन ही मन सोचा, क्या होगा अगर वह इसे खा ले और पूरी तरह से ऊर्जावान और मर्दाना हो जाए। केवल कए यिक्सू के लिए उसे ठंड में छोड़ देना, यह नीली गेंद की तरह कठोर होने जैसा होगा। जिया हाओ, मैं तुम्हें नानहाई शहर की जांच टीम का मुख्य अन्वेषक बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। कए युनहाई ने जिया हाओ को देखा क्योंकि उसने और शराब पी ली थी। तो मैं मामलों में सही तरीके से हस्तक्षेप कर सकता हूँ। जिया हाओ ने अपने होंठ सिकुड़े। ससुर जी, मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कैसे इधर उधर भाग सकता हूँ और मामलों को सुलझा सकता हूँ? हाँ, तो तुम सिर्फ घर में बैठकर मुफ्तखोरी करना चाहते हो? कए युनहाई चिल्लाया, उसका चेहरा लाल हो गया था। मैं तुम्हें बैच दे रहा हूँ, चाहे तुम सहमत हो या नहीं। कए युनहाई ने झल्ला कर कहा। और क्या कहना है, इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पति, कोई बात नहीं। हाओ र पहले से ही हमारी बहुत मदद कर रहा है। ली रॉ ने कए युनहाई को शांत किया। तुम्हें क्या पता? कए युनहाई ने नाक सिकुड़ी। उसकी आंखों में स्पष्ट निराशा थी। इतने सारे मामले हैं, इतनी सारी फाइलें हैं, मैं सब कुछ समीक्षा करते करते थक गया हूँ। इसके अलावा उन घटिया अदालती सत्रों में अपराधी से सच्चाई उगलवाए बिना एक भी मामला हल नहीं होता। हाँ, वह फिर से नशे में है। ली रॉ ने उठकर कए युनहाई की मदद की। हाओ प्र, उसकी परवाह मत करो, ठीक है। बस सिटी मजिस्ट्रेट का काम वाकई बहुत थकाऊ होता है। मैं समझती हूँ सास। जिया हाओ हल्के से मुस्कुराए। वह जानता था कि कए युनहाई सिर्फ मजाक कर रहा था। ठीक है, अब माफ करें। अरे, मुझे जाने दो, मैं होश में हूँ। कए युनहाई ने बुदबुदाया जब ली रॉ उसे ले जा रही थी। जरूर, चलो अपने बेडरूम में वापस चलते हैं।
हम वहाँ इस पर चर्चा कर सकते हैं। जिया हाओ कांप उठा जब उसने कई युनहाई को वापस बेडरूम में ले जाते समय लीरो के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट देखी। अरे, सास के इरादे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। कई युनहाई के लिए एक मौन प्रार्थना करते हुए जिया हाओ ने धीरे से अपना वाइन कप घुमाया। तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ, यहाँ बहुत सारा मांस है, लेकिन अगर ये बाहर रहेंगे तो क्या ये खराब नहीं हो जाएंगे? ज्यादातर मांस कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था, तय यिक्सू ने जवाब दिया। इससे ये कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है, लेकिन फिर भी मांस के खराब होने की संभावना है। हाँ, आपके यहाँ कोल्ड स्टोरेज है? जिया हाओ को दिलचस्पी थी। क्या ये बर्फ से भरा है? नहीं, आप जिसकी बात कर रहे थे वो फ्रोजन चैम्बर्स है। वे है बनाने में महंगा है। आपको न केवल दीवारों के रूप में ज्वालामुखी धूल मिट्टी और मिलेनियम येन आयरन की आवश्यकता है, बल्कि आपको उन पर रून आरेखों को उकेरना होगा। नानहाई शहर में केवल 2 फ्रोजन स्टोरेज हैं। एक का उपयोग कानून विभाग द्वारा मुर्दाघर के रूप में किया जाता है, लेकिन ये बहुत छोटा है। दूसरा इक्सू परिवार के अधीन है। उन्होंने इसका उपयोग विभिन्न मांस और सब्जियों को रखने के लिए किया। यह उनके लिए एक व्यवसाय की तरह है। आपको अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें भुगतान करना होगा। वास्तव में ये केवल 50 साल पहले लोकप्रिय हुआ। इस पर दूसरी दुनिया के प्राणियों द्वारा शोध किया गया था और यहाँ ताओवादी पुजारियों और भिक्षुओं द्वारा इसका अध्ययन किया गया था। हमारे तावीज़ काम केवल आकर्षण या हथियारों जैसी छोटी चीज़ों पर काम करते थे। हालांकि दूसरी दुनिया के ज्ञान के साथ उन्होंने रून आरेखों का विस्तार किया। हम तो मूल रूप से एक जादुई फ्रीज रून आरेख भंडारण को ठंडा रखने के लिए राक्षसों और आसपास से ऊर्जा क्रिस्टल को अवशोषित करता है। मुझे लगता है कि हम यहाँ भी कुछ पैसे कमा सकते हैं। जल्द ही हमारे लोहार बेहतरीन मिलेनियम येन आयरन का उत्पादन शुरू कर देंगे। दिलचस्प है। मैं हमेशा इन अलौकिक प्राणियों से मिलना चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या यहाँ कुछ हैं। जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। मुझे यकीन है कि वहाँ होंगे। कई यिक्सू ने इनकार नहीं किया, लेकिन उसकी नज़र फिर भी जिया हाओ के कटोरे में सूप के छोटे से पूल पर चली गई। तुमने इसे क्यों नहीं पिया? माँ ने कहा कि यह स्वादिष्ट था। कई यिक्सू ने पूछा। ओह, जिया हाओ ने वुल्फ के सूप को देखा और कई यिक्सू की ओर देखा। तुमने इसे क्यों नहीं पिया? मैंने सूप थोड़ा सा पिया। यह मेरे लिए बहुत मसालेदार है और इसका स्वाद थोड़ा ऊर्जावान है। कई यिक्सू ने बड़बड़ाया। तुमने अपना समय नानहाई पहाड़ों में बिताया। मेरा मानना है कि इससे तुम्हें फिर से ऊर्जा मिलेगी। जिया हाओ ने ये सुनकर व्यंगपूर्वक मुस्कुराया। तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद पत्नी। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, आज मेरा पेट भर गया है। अचानक उसकी ओर झुकते हुए जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे लगता है कि तुम मुझे यह नहीं पीने देना चाहोगी। जैसे ही वह चला गया, कई यिक्सू अपनी सीट पर स्तब्ध होकर बैठ गई। क्यों? उसने ऐसा क्यों कहा? मिनमिन, यहाँ आओ। हाँ, यंग मिस। मिनमिन ने कई यिक्सू को देखा जो उसके बगल में खड़ी थी। शेफ लियान के इस सूप के बारे में जांच करें। मिनमिन ने रसोई में जाते समय सिर हिलाया, लेकिन जब वह वापस आई तो उसके चेहरे पर थोड़ी शर्म थी। यह क्या है? ये सूप है। पुरुषों के लिए बहुत अच्छा है। मिनमिन ने बड़बड़ाया। ये भी एक ऐसी बात है जो मैं जानता हूँ। कई यिक्सू ने जानबूझकर उत्तर दिया। मिनमिन अवाक रह गई। युवा मिस, तुम मुझे सही में चिढ़ा रही हो। अगर तुम्हें इस सूप का उद्देश्य पता था तो तुमने मुझे रसोई में क्यों भेजा? हे भगवान, मैं बहुत शर्मिंदा था। तुम ऐसा क्यों करोगे? कई यिक्सू उलझन में लग रही थी। रुको, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सिर्फ पुरुषों के लिए अच्छा है न? इसमें इतनी बुराई क्या है? यह उन्हें बिस्तर पर स्वस्थ बनाने के लिए है। मिनमिन ने बोलते समय अपनी आवाज़ दबा दी, लेकिन कई यिक्सू के भ्रमित भाव को देखकर वह आखिरकार और भी स्पष्टता से बोली। ये सूप पुरुषों की कामेच्छा को बढ़ाता है और सेक्स के दौरान लंबे समय तक टिकता है। कई यिक्सू दंग रह गई क्योंकि उसका गोरा चेहरा तुरंत चमकीला लाल हो गया। मुझे यह नहीं पता था। टुकड़ों को एक साथ रखते हुए कई यिक्सू को आखिरकार एहसास हुआ कि सूप दिए जाने पर जिया हाओ ने एक अजीब अभिव्यक्ति क्यों की। लानत है, वह पहले से ही जानता था। और जिस तरह से उसने अंत में मुझसे बात की, मुझे इसका अंदाज़ा क्यों नहीं था। उसने शराब का एक घूंट लिया और कमरे में वापस चली गई। जिया हाओ एक लैंप की रोशनी में बैठा हुआ कुछ दस्तावेज पढ़ रहा था। उसे देखकर
कई यीक्सु दीवार पर झुक गया। मुझे कुछ आश्चर्य है। हाँ, जिया हाओ ने उसकी ओर देखा। वास्तव में आपके पास कितनी महिलाएं हैं? जिया हाओ ने अपनी भौहें उठाई क्योंकि उसने एक अप्रत्याशित प्रश्न सुना। आपको क्या लगता है, पत्नी? आपके दिल में पहले से ही जुचेनलान है। कई यीक्सु ने अपनी आंखें घुमाई। और चलो सिर्फ मजे के लिए सांग क्यूलियू को भी शामिल कर लेते हैं। अपनी बहन को भी शामिल कर लो, पत्नी। बेशक, जिया हाओ ने अपने शब्दों को निगल लिया और कई यीक्सु को आगे बोलने दिया। लेकिन मुझे लगता है कि उस जगह पर तुम्हारी दूसरी औरतें भी हैं। कई यीक्सु ने उसकी तरफ देखा। वह जगह जहां तुम वो सब अजीबोगरीब चीजें लाने जाते हो। आह, बीवी बहुत तेज है न? जिया हाओ मुस्कुराए। क्या तुम्हें शायद जलन हो रही है? मुझे क्यों जलन होगी? कई यीक्सु ने हल्के से नाक सिकुड़ी। मैं बस उत्सुक थी, बस इतना ही। पीछे मुड़कर उसने कंधे उचका दिए। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें दूसरी औरतों की तलाश करने की आज़ादी दी है। इसलिए मुझे वास्तव में परवाह नहीं है, जब तक कि इससे हमारी प्रतिष्ठा प्रभावित न हो। जिया हाओ ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने कई यीक्सु को मुख्य बेडरूम में जाते देखा। अचानक कई यीक्सु ने हौंफते हुए महसूस किया कि कोई उसे पीछे से पकड़ रहा है। उसने संघर्ष किया, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी। ओह, तुम बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो, पत्नी। जिया हाओ ने उसके बालों को सूंघते हुए कहा। उसकी गर्म सांस ने कई यीक्सु को एक अजीब सी प्रत्याशा के साथ झुंझुनी पैदा कर दी। तुम क्या कर रहे हो? कई यीक्सु ने दबी हुई सांस के साथ फुसफुसाया। क्या मैं अपनी पत्नी को छू नहीं सकता? जिया हाओ ने अपनी कोमल कमर को कसते हुए कहा। हाँ, मुझे लगा कि तुम अपने दूसरे प्रेमियों के बारे में सोच रहे हो। सेया यीक्सु ने हल्के से नाक सिकुड़ी। अपनी ठंडी और भावनाहीन पत्नी के प्रति स्नेह क्यों दिखाते हो? क्या तुमने खुद नहीं कहा? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन को चूमा, जिससे कई यीक्सु कांप उठी। आखिरकार तुम मेरी पत्नी हो। कई यीक्सु तब दंग रह गई जब उसने सुना। जब मेरी पत्नी है तो मैं दूसरी महिलाओं के बारे में क्यों सोचूं? जिया हाओ ने हल्के से कहा। चूंकि मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचूंगी। क्या हो रहा है? मुझे क्या महसूस हो रहा है? कई यीक्सु ने आह भरते हुए अपने होंठ काटे। कई यीक्सु के मूड को महसूस करते हुए जिया हाओ ने उसे जाने दिया। चुपचाप बेडरूम की दहलीज पर पहुंचकर कई यीक्सु ने पलटकर देखा। बहुत देर हो चुकी है और तुम थकी हुई हो। सोने नहीं आ रही हो? मुझे डर लग रहा है। आज रात नहीं। जिया हाओ उदास होकर मुस्कुराए। मुझे वापस जाना है। ठीक है, कई यीक्सु ने बेडरूम में जाते हुए संक्षेप में उत्तर दिया। हालांकि वह निराशा में आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाई। अच्छा, मैंने सोचा शायद आज हम गले लगकर सो सकें। उफ, तुम क्या सोच रही हो, यीक्सु? ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉट 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 सोफे पर सोता हुआ जिया हाओ एक बार फिर सोफे पर ही जाग गया। लेकिन इस बार ये सू परिवार की हवेली में था। उफ, सुबह हो चुकी है। जिया हाओ ने उठते ही जम्हाई ली। हु, तुमने क्या पहना है? जिया हाओ का शरीर ठंडा पड़ गया जब उसने पीछे देखा। यह कोई और नहीं बल्कि सू जिंग र थी। शी जिंग र, गुड मॉर्निंग। लेकिन तुम्हारे पहनावे में क्या है? सू जिंग र दंग रह गई जब उसने जिया हाओ को उसके पुराने लबादे में देखा। आमतौर पर जिया हाओ अपने कमरे में कपड़े बदलता है और अपने सामान्य कपड़े पहनकर बाहर निकलता है। लेकिन जब से वह बाहर सोया था, वह इस बारे में भूल गया। हे भगवान, क्या तुम सुबह सुबह कॉस्प्ले कर रही हो या कुछ और? सू जिंग रा ने तुरंत अपना फोन निकाला और कुछ तस्वीरें क्लिक की। रुको, तुम क्या कर रही हो? जिया हाओ ने डांटा। ठीक है, तुम वाकई खूबसूरत लग रहे हो। और क्यों ना मैं इसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दूं, ताकि मुझे इंटरनेट पर कुछ मीठे अंक मिलें। लेकिन सच में तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? जिया हाओ ने एक पल के लिए सोचा और फिर आखिरकार हिम्मत जुटाई। मैं यह नया कॉस्प्ले ट्राई कर रही थी, ठीक है। अब सू जिंगर अवाक रह गई। वैसे भी मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। जिया हाओ मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। रुको, बड़ी बहन अभी भी वहीं सो रही है। जिया हाओ ने अपने कदम एक पल के लिए रोके और फिर और भी तेजी से चलने लगा। ये और भी बेहतर है। सू जिंगर अवाक रह गई क्योंकि वह उसके पीछे भागी। तुम्हारा विकृत। जिया हाओ और सू जिंगर उसके इंपीरियल में बैठे थे, जबकि जिया हाओ चला गया। छी, तुम निश्चित रूप से बड़ी बहन से मोहित हो, है न? सू जिंगर मजाक करने से खुद को रोक नहीं पाए।
मैं क्यों नहीं करूंगी? जिया हाओ मुस्कुराए। वह मेरे लिए देवी की तरह है। उसके साथ नशे में न रहना मुश्किल है। ओह, कितनी गंदी कविता है। सू जिंगर ने हल्के से नाक सिकुड़ी। मेरे बारे में क्या, परवी? ठीक है, तुम बड़ी बहन लैन से स्पष्ट रूप से अलग हो। जिया हाओ ने जांच करने वाली आवाज में कहा। तुम ताजगी की सांस की तरह हो, नींबू और मिर्च के साथ मिश्रित पुदीने की तरह। कोई रास्ता नहीं है कि मैं तुम्हें भी वहां जाने दूं। और लिन मेई, वह, रुको, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? हम। जिया हाओ ने सू जिंगर की ओर देखा। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें उन सभी महिलाओं की सूची दिखाते हुए देखना चाहती हूँ जिन्हें तुम विदा कर रहे हो। ओह, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास ये सब सुनने का धैर्य है। इसमें पूरी रात लग जाएगी। यो, तुम विकृत कमीने। जब जिया हाओ उसके बेडरूम में पहुंचे तो सू लिन अपना अंडरवियर पहन रही थी। वह जिया हाओ को एक पुराने लबादे में देखकर भी हैरान थी, लेकिन जिया हाओ खुद को रोक नहीं पाया। सू लिन और जिया हाओ ने सुबह रोमांटिक चुंबन सत्र किया, जिससे सू जिंगर को जलन होने लगी। और उसके लिए धन्यवाद, जिया हाओ को आज उसे अपनी कार में अपने साथ ले जाना पड़ा। आखिरकार, नियमों के अनुसार, वह केवल बहनों पर ही लाड़ प्यार नहीं कर सकता। सू जिंगर को जिया हाओ के साथ यात्रा करना स्पष्ट रूप से पसंद था, और जिया हाओ ने सामान्य से अधिक लंबा रास्ता लिया। टस, सब लोग तुम्हारी कार को इस तरह घूर रहे हैं। अच्छा, यह एक सुंदरता है न? जिया हाओ मुस्कुराए। इस तरह से ध्यान आकर्षित करना स्वाभाविक है। मुझे आश्चर्य है। सू जिंगर थोड़ी जलन से बच नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि वह कार नहीं खरीद सकती। हालांकि सू युन की अपने माता पिता के मामले में काफी सख्त थी। सू बहनों को कुछ हकदार अमीर बच्चे न बनने देने के लिए उसने उन्हें बहुत अधिक विलासिता नहीं दी। जिया हाओ को उसके विचार समझ में आ गए और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इस बारे में चिंता मत करो जिंगर, मैं तुम्हें जल्द ही एक अच्छा सरप्राइज दूंगा। ओह, और यह क्या है? सू जिंगर दिलचस्पी लेने से खुद को नहीं रोक सका। क्या तुमने सुना नहीं? यह एक रहस्य है, जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? तो मुझे निराश मत करो। सू जिंगर ने जिया हाओ के सामने अपने दांत दिखाए। जैसे ही वे स्कूल पहुंचे, अकादमी में एक और उबाऊ दिन शुरू हो गया। स्कूल की पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जिया हाओ भौतिकी और इंजीनियरिंग से संबंधित अधिक उन्नत पुस्तकों को पढ़ने में समय का उपयोग कर रहा था। और अपने ऋषि की दिव्य आंखों के लिए धन्यवाद, उसकी समझ बहुत अच्छी थी। वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बेवकूफ होगे। लिन मेई ने जिया हाओ को घूरते हुए एक बबलगम खाया। तुम बिना सोए ये सब कैसे पढ़ सकते हो? इन किताबों की मोटाई देखकर ही मुझे चक्कर आ रहा है। अच्छा प्रिय, अगर मैं इन किताबों की मोटाई नहीं झेल सकता तो मैं तुम्हारी मोटाई कैसे झेल पाऊंगा? लिन मेई का चेहरा लाल हो गया और उसने दूसरी तरफ देखा। शरारत करने वाले कमीने, हम क्लास में हैं। ओह, तो अब तुम्हें परवाह है न? बॉस, तुम्हें खेल में आना होगा। चेंग गुओ ने फुसफुसाया। मैं डायमंड लीग तक नहीं पहुंच सकता, और यह मादरचोद ने मुझे 8 बार मारा है। वाह, जिया हाओ हैरान थी। ऐसा लगता है कौशल की समस्या है। आह बॉस जिया, मुझे इस तरह मत चिढ़ाओ। ठीक है, मुझे अपना फोन दो। लिन मेई ने अपनी ठुड्डी को मुट्ठी पर टिकाया और जिया हाओ को चेंग गुओ के फोन पर गेम खेलते हुए देखा। दरअसल, तुमने उस दिन मेरे पिताजी से क्या बात की थी? लिन मेई ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, तुम क्यों पूछ रहे हो? जिया हाओ की नज़र फोन पर केंद्रित थी और उसकी उंगलियां हिल रही थी। बस उत्सुक हूँ। पिताजी उस दिन से काफी खुश हैं। वे कॉल में व्यस्त थे। अच्छा, बस कुछ व्यावसायिक बातें। हमने एक नए उत्पाद के साथ सौदा किया है। बॉस, वह कमीना है। सावधान रहो, उसे ओमनीवेम्प मिला है। हाँ, हम देखेंगे। जिया हाओ के किरदार ने झाड़ी के चारों ओर दौड़ते हुए हथौड़ा ले रखा था। अचानक, उसने प्रतिद्वंद्वी के उल्टे खंजर से बचते हुए तुरंत फ्लैश का इस्तेमाल किया। बाहर में जाओ, वह कमीना वाकई चालाक है, चेंग गुओ ने गुस्से में कहा। शांत हो जाओ और देखो। भागते हुए प्रतिद्वंद्वी ने आखिरकार जिया हाओ के किरदार को पकड़ लिया क्योंकि हमलों की बौछार शुरू हो गई थी। जिया हाओ का स्वास्थ्य तेजी से कम हो गया क्योंकि उसने भी हमला किया। जैसे ही जिया हाओ का स्वास्थ्य 10% तक पहुंच गया, उसने प्रतिद्वंद्वी पर स्टन स्किल से हमला किया। हालांकि उस पर और हमला करने के बजाय वह पीछे हट गया। प्रतिद्वंद्वी जिया हाओ का पीछा करने से पहले 1 सेकंड के लिए रुका। जिया हाओ ने हंसते हुए गिनती शुरू की।
5 4 3 2 1 ओमनीवेम कूलडाउन में है। जिया हाओ ने आगे बढ़ते हुए पूर्ण बचाव को सक्रिय किया। नियंत्रण कौशल के साथ उसने प्रतिद्वंद्वी को संतरी टॉवर के दायरे में खींच लिया और उसे मार डाला। शत्रु नायक मारा गया है। वो चेंग गुओ ने एक पोग अभिव्यक्ति दी क्योंकि उसने जिया हाओ को प्रतिद्वंद्वी को मारते हुए देखा। इतना ही नहीं, हत्या बोनस का उपयोग करते हुए जिया हाओ ने एक और प्रतिद्वंद्वी को मार डाला। डबल किल। लेकिन उस पल एक छाया उनके पीछे दिखाई दी क्योंकि फोन अचानक छीन लिया गया था। मादरचोद। जिया हाओ और चेंग गुओ ने अपना सिर उठाया क्योंकि उन्होंने देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि किन बिंगयू था। ते टीचर किन, क्या बहुत मजा आ रहा है। किन बिंगयू के चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि वह उन्हें देख रही थी। मेरी कक्षा में शोर मचाने के बजाय बोर्ड पर प्रश्नों को हल करने के बारे में क्या ख्याल है? शिक्षक, यह एक रैंक वाला मैच था, चेंग गुओ ने बड़बड़ाया। हालांकि जिया हाओ केवल हंसी। शिक्षक, हम कोई शोर नहीं मचाएंगे। क्या आप कृपया फोन वापस कर सकते हैं? क्या मुझे दे देना चाहिए? किन बिंगयू ने जिया हाओ की ओर देखा, लेकिन जिया हाओ को बस शांति से उसे देखते हुए देखकर उसने आह भरी। ये लो, लेकिन खेल को तुरंत रद्द कर दो। किन बिंगयू ने फोन जिया हाओ की ओर फेंक दिया। हे धन्यवाद शिक्षक। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए फिर से खेलना शुरू किया। कक्षा दंग रह गई क्योंकि सभी ने देखा कि किन बिंगयू ने जिया हाओ को इस तरह कैसे जाने दिया। अरे, क्या ये शीर्ष छात्र होने का प्रभाव है? मुझे ये भी नहीं पता कि वह इस खंड में क्यों पढ़ रहा है। छी, यह अनुचित है। यहाँ तक कि कोल्ड ब्यूटी टीचर भी उस हैंडसम कमीने के जाल में फंस गई। फुसफुसाहट सुनते ही किंग बिंगयू का चेहरा मुस्कुरा उठा। अच्छा, मैं देख सकता हूँ कि आज हर कोई बहुत उत्साहित है। क्यों न हम एक अच्छा सा सरप्राइज टेस्ट करें? क्या? नहीं टीचर किन, आप ऐसा नहीं कर सकते। किन बिंगयू ने कंधे उचका दिए। मेरा मतलब है, किसी ने कहा कि मैं पर्याप्त ठंडा नहीं हूँ इसलिए। चलो शुरू करते हैं। सभी ने पलटकर उस छात्र को मौत की नज़र से देखा जिसने यह बात कही थी। भाड़ में जाओ, यह अनुचित है। जिया हाओ ने एक खेल खेला और वह फंस गया। हाँ, लेकिन अब हम फंस गए। जिया हाओ ने कंधे उचकाए और फोन चेंग गुओ को थमा दिया। अच्छा, हम जीत गए। अब खुश हूँ। बॉस जिया, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। चेंग गुओ ने आह भरी। अगर मैं एक महिला होती तो मैं खुद को आप पर फेंक देती, बॉस। ऐसा नहीं है कि मैं अभी खुद को आप पर नहीं फेंक सकती। ये सुनते ही जिया हाओ के होंठ फड़कने लगे। लिन मेई ने चेंग गुओ को देखते हुए हंसी उड़ाई। फैटी चेंग, तुम जानते हो क्या? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें अपनी लड़कियों के समूह में आमंत्रित करना चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों है, सिस्टर लिन? चेंग गुओ की आवाज़ संदेह से भर गई जब उसने पूछा। आखिरकार, लिन मेई की कुटिलता को जानते हुए चेंग गुओ कभी विश्वास नहीं करेगा कि वह उसे जैतून की शाखा देगी। बेशक, मुझे लगता है कि लड़कियां तुम्हारे आसपास सुरक्षित महसूस करेगी। लिन मेई ने मासूमियत का दिखावा किया। क्योंकि तुम बहुत समलैंगिक हो। उद्धरण चिन्ह ... बकवास। चेंग गुओ ने आह भरी। मेरा मतलब है, मुझे बुरा लगा लेकिन लानत है। हाँ, जैसे जैसे उनका मजाक चलता रहा, जिया हाओ अपनी सीट पर पीछे झुक गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने चमत्कारों के बर्तन की कल्पना की, उसने अंदर कई नई चीजें देखीं। ब्राइट स्नो लोड्स 12 पंखुड़ियों का अर्क। इस अर्क में ब्राइट स्नो लोड्स का सबसे शुद्ध गुण होता है। इसमें एंटी एजंग और एंटी वेनम गुण होते हैं, और इसके शुद्ध अर्क के कारण इसका प्रभाव काफी बढ़ जाएगा। ब्राइट स्नो लोड्स 6 पंखुड़ियों का अर्क। इस अर्क में ब्राइट स्नो लोड्स का सबसे शुद्ध गुण होता है। इसमें विषरोधी गुण और शरीर को फिर से जीवंत करने वाले गुण हैं, और इसके शुद्ध अर्क के कारण इसका प्रभाव काफी बढ़ जाएगा। वाटर क्रिस्टल ऑर्ब्स का अर्क, जल ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप। सभी अशुद्धियां निकाल दी गई हैं। वाटर ओर्स, जल ऊर्जा से भरा निकाला गया अयस्क। इससे तैयार किया गया कोई भी उपकरण अपने आसपास के वातावरण में पानी की ऊर्जा को विकीर्ण करेगा। आयरन बैक मगरमच्छ के मांस का अर्क, आपको मगरमच्छ का शुद्ध मांस, खून, बोन मिला है। वाह, यह आश्चर्यजनक है। जिया हाओ को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसके पास आयरन बैक मगरमच्छ की पूरी लाश थी। हालांकि अब सब कुछ अलग हो गया है, जैसे किसी राक्षस से लूट गिरती है। तो भविष्य में मैं कुछ बड़े राक्षसी जानवर को वापस ला सकता हूँ और मैं सब कुछ अलग करके पालूंगा। जिया हाओ ने सोचा कि ऐसी चीजों को एज्योर सी वर्ल्ड में लाने का क्या असर होगा। आखिरकार
आयरनबैक मगरमच्छ का पूरा शरीर दुनिया की शुद्ध ऊर्जा से भरा हुआ है और चमत्कार के बर्तन के अंदर मांस और खून बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। मुझे जल्द ही इसके प्रभाव की जांच करने की जरूरत है। हो सकता है ये कुछ अप्रत्याशित आश्चर्य लेकर आए। जिया हाओ ने मन ही मन सोचा। आखिर कौन जानता है, शायद यह इस दुनिया में हंगामा मचा दे। जब स्कूल खत्म हो गया तो जिया हाओ ने किसी को नहीं उठाया। वह अपनी इंपीरियल कार से सीधे एक कैफे में चला गया। वहां पहुंचने के कुछ ही देर बाद उसने अंदर एक जानी पहचानी शख्सियत देखी। ओह माय, हम यहाँ कई बार मिलते हैं, लोग हमें कपल समझ सकते हैं। जिया हाओ ने फैंग युनशी को देखकर मजाक किया। फैंग युनशी ने जिया हाओ को देखते हुए अपना कप प्लेट पर रखा। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड कहलाने से ज्यादा खुश होगे। फैंग युनशी का मजाक सुनकर जिया हाओ हंस पड़ी। क्यों नहीं, मेरा मतलब है सिस्टर फैंग बहुत खूबसूरत हैं। तस्क हमेशा की तरह चिकनी जीभ। फैंग युनशी हंसा। वैसे भी तुमने मुझे इस बार क्यों बुलाया? मैं इस बार कौन सी दिलचस्प चीज देखने जा रहा हूँ? अच्छा सिस्टर फैंग, मुझे लगता है कि तुम इसमें काफी दिलचस्पी रखोगी। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए 2 बोतलें निकालीं। उन्हें फैंग युनशी के सामने रखते हुए उसने हल्की आवाज में कहा, इन 2 बोतलों में 2 हर्बल अर्क हैं। 1000 साल पुराना दुर्लभ जिनसेंग है। 1 कप पानी में इसकी 1 बूंद डालने से आपका पूरा शरीर ऊर्जावान हो जाएगा। दूसरी बोतल की बात करें तो इसमें ब्राइट स्नो लोट्स नामक जड़ी बूटी है। इसके अर्क का इस्तेमाल एंटी एजल क्रीम बनाने में किया जा सकता है। इसमें अन्य औषधीय गुण भी हैं और यह किसी भी तरह के जहर या अन्य बीमारी को आसानी से ठीक कर सकता है। फैंग युनशी को यह सुनकर झटका लगा। क्या भाई जिया, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? हाँ, ये तो ... बहुत अजीब है। जिया हाओ ने फैंग युनशी के चेहरे पर भाव देखे जब उसने जिनसेंग की बोतल खोली। उसने एक आइस लेटे का ऑर्डर दिया और उसमें 1 बूंद डाली। लो, इसे आजमाओ। फैंग युनशी ने एक घूंट लेते हुए सिर हिलाया। जिनसेंग के मसाले और कड़वाहट ने एक ही बार में उसके स्वाद को प्रभावित किया। फैंग युनशी ने कुछ घूंट लेते हुए सिर हिलाया। मैंने पहले भी जिनसेंग का जूस पिया है। इसका स्वाद निश्चित रूप से एक बेहतरीन जिनसेंग जैसा है। लेकिन उसके बाद फैंग युनशी को अपने गालों पर हल्की जलन महसूस हुई क्योंकि उसने कुछ गहरी सांसें लीं। दिलचस्प है ये सोचना कि तुम सच कह रहे थे। हालांकि जिनसेंग एक अच्छी औषधीय जड़ी बूटी है, लेकिन इसका प्रभाव उन उपन्यासों जितना अतिरंजित नहीं है। लेकिन फिर हम केवल सामान्य लोगों के बारे में बात कर रहे थे। कई अन्य और दुर्लभ किस्म के जिनसेंग हैं जिन्हें कई शक्तिशाली परिवारों द्वारा छिपा कर रखा गया है। लेकिन ये पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ चखा है। ये वास्तव में ... जैसा कि तुमने कहा चमत्कारी है। ठीक है, मैंने कहा था। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, है न? तो तुम्हारी क्या योजना है? फैंग युनशी ने जिया हाओ को देखा और पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम इससे दवा तैयार करो। जिया हाओ ने जवाब दिया। इससे तुम कई चीजें बना सकते हो। उदाहरण के लिए पुनर्जीवन दवा या पूरक। और यह ब्राइट स्नो लोट्स, आप इसके मिश्रण को त्वचा की मरम्मत करने वाले तेल के रूप में बेच सकते हैं। आपको इसे केवल पतला करने और न्यूनतम प्रभाव देने की आवश्यकता है, फिर भी लोग इसे खरीद लेंगे। मुझे लगा कि आप कहेंगे, मैं औषधीय क्षेत्र में क्रांति लाने जा रहा हूँ। फैंग युनशी ने जिया हाओ को एक मुस्कान के साथ देखा। मुझे क्यों करना चाहिए? जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। बहन फैंग, क्या आप नहीं जानती, कैंसर का उपचार इलाज से ज्यादा लाभदायक है। वाह, चलो बहुत ज्यादा पूंजीवादी नहीं बने, है न? जिया हाओ ने फैंग युनशी की प्रतिक्रिया पर ठहाका लगाया। हाँ, बहन फैंग, आप वाकई मजेदार हैं। लेकिन मैं गंभीर हूँ। इसके अलावा मैं प्लेसबो प्रभाव वाले नकली उत्पाद नहीं बेच रहा हूँ। मैं आपको असली सामान बेच रहा हूँ। पूरी तरह से पतला होने के बाद भी हमारे उत्पाद का बाजार में अन्य उत्पादों की तुलना में बेहतर प्रभाव होगा। लेकिन लाभ के बारे में क्या? फैंग युनशी ने पूछा। मेरा मतलब है, अगर हम ज्यादा बेच सकते हैं तो यह निश्चित रूप से बहुत लाभदायक होगा। आखिरकार कॉस्मेटिक और स्वास्थ्य बाजार बहुत बड़ा है। बेशक, हम उत्पाद को 2 प्रकारों में विभाजित करेंगे। जिया हाओ ने जवाब दिया। पहला आम जनता को दिया जाएगा। इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा। बड़े पैमाने पर उत्पादित दवा का प्रभाव न्यूनतम होगा, लेकिन ये जनता के लिए पर्याप्त होगा। इस बीच
उत्पाद की दूसरी श्रेणी अमीर ग्राहकों को बेची जाएगी। कोई विज्ञापन नहीं, कोई समर्थन नहीं, केवल निजी लेन देन। इस बारे में कोई भी जनता नहीं जान पाएगी। केवल बड़े लोग ही हमारी सबसे अच्छी चीजें खरीदेंगे। बेशक वे अधिक भुगतान करने जा रहे हैं। फैंग यूनशी ने जिया हाओ की व्यावसायिक योजना सुनते हुए लेटे पीना जारी रखा। हाँ, तुम वास्तव में एक लालची कमीने हो, है न? अच्छा, लालच के बिना क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? जिया हाओ हंसे। मैं समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है। हालांकि हमें पहले कुछ शोध करने की जरूरत है। इसके प्रभाव की पुष्टि करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं एक प्रयोगशाला खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। जिया हाओ ने कहा, तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि तुम सही हो। अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो बेहतर है कि तुम अपनी खुद की एक फर्म बनाओ। फैंग यूनशी ने सिर हिलाया। खैर, फर्म से मुझे कुछ याद आया। फैंग यूनशी ने जिया हाओ की ओर देखा और उसने कागजों का एक ढेर निकाला। ये लो, तुम्हारी कंपनी के कागजात। अब तुम आधिकारिक तौर पर एक कंपनी के अध्यक्ष हो, श्री जिया हाओ। जिया हाओ ने कागजात देखते हुए फैंग यूनशी की बातों पर हंसा। उसने बड़े बड़े शब्दों में लिखा देखा, लियानशान कॉर्पोरेशन। लेकिन लियानशान, माउंटेन लोड्स कॉर्पोरेशन से तुम्हारा क्या मतलब था? फैंग यूनशी ने जिया हाओ की ओर देखा। बहन फैंग, कमल कहाँ खिलता है, दलदल में या झील में? फैंग यूनशी ने जल्दी से जवाब दिया। दलदल का विपरीत क्या है? जहाँ कमल खिल ही नहीं सकता। तुम्हारा मतलब 8 त्रिग्राम से है। झील का विपरीत पहाड़ है। फैंग यूनशी ने सोचा, हाँ, कमल सिर्फ पानी के शरीर में ही खिल सकता है। ये चट्टान पर कैसे उग सकता है? बिल्कुल सही, जिया हाओ ने ठहाका लगाया। बिल्कुल सही, कमल पहाड़ पर नहीं उग सकता। मैंने अपनी कंपनी का नाम लियानशान रखा है क्योंकि मैं ऐसा उत्पाद बनाऊंगा जिसका अस्तित्व असंभव लगता है। फैंग यूनशी जिया हाओ की आंखों में चमकता आत्मविश्वास देखे बिना नहीं रह सका। हल्की मुस्कान के साथ फैंग यूनशी ने अपना सिर हिलाया। दिलचस्प है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका इतना गहरा अर्थ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी कंपनी सफल होगी। ये सफल होगी, बहन फैंग, जिया हाओ ने ठहाका लगाया। इसके अलावा मैं अपनी कंपनी के 10% शेयर आपको देने के बारे में सोच रहा हूँ। क्या सच में? फैंग यूनशी ने आश्चर्य से जिया हाओ को देखा। बेशक, इसे प्रशंसा के प्रतीक के रूप में सोचो। जिया हाओ मुस्कुराया। मेरा मतलब है, अगर तुम मेरी सचिव बनने के लिए सहमत हो तो मैं तुम्हें और भी दे सकता हूँ। टस्क, बहुत महत्वाकांक्षी हो, है न? फैंग यूनशी मुस्कुराया। ठीक है, तो मैं तुम्हारे बढ़ने का इंतजार करूंगा। अगर मुझे क्षमता दिखाई देगी तो मैं निश्चित रूप से शामिल हो जाऊंगा। ठीक है, मुझे अब जाना है। मुझे एक मीटिंग के लिए देर हो रही है। हे, मिलते हैं, बहन फैंग। जिया हाओ उठ गया क्योंकि वह भी अपना ड्रिंक खत्म करके चला गया था। लेकिन जब वह अपनी कार चला रहा था तो उसने अचानक सड़क पर एक जानी पहचानी आकृति देखी। अचानक अपनी कार मोड़ते हुए वह लड़की के पास रुक गया। किराने का सामान खरीदने जा रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? आह, ये तुम हो। हान यू आश्चर्य से उछल पड़ा जब उसने मुड़कर जिया हाओ को उसकी इंपीरियल में देखा। शानदार कार और अंदर बैठे खूबसूरत लड़के को देखकर कई राहगीर उत्सुकता से नजर चुराने के लिए रुक गए। मेरा मतलब है, मैं ठीक हूँ, हान यू ने जल्दी से कहा। वैसे भी ये पास ही है। चलो अंदर आओ, जिया हाओ मुस्कुराए। मेरा मतलब है, मैं तुम्हें एक प्यारी डेट देना चाहती हूँ, हान यू। उफ, जब से तुमने कहा। जिया हाओ की कार में बैठते ही हान यू का दिल धड़क उठा। अपने हाथों से आलीशान इंटीरियर को महसूस करते हुए हान यू खुद को रोमांचित महसूस करने से नहीं रोक पाई। आखिरकार उसने ऐसी कारें केवल इंटरनेट पर ही देखी थी और हमेशा आश्चर्य करती थी कि इतनी महंगी चीजें कैसे हो सकती हैं। लेकिन अब वह एक के अंदर बैठी है जो उसे भावुक कर रहा है। जैसे ही कार का इंजन दहाड़ता है, जिया हाओ तेजी से गाड़ी चलाती है। मेरा घर उस तरफ है। किसने कहा कि हम तुम्हारे घर जा रहे हैं? जिया हाओ गाड़ी चलाते हुए हंसा। क्या मैंने नहीं कहा था, हम एक छोटी सी डेट पर जा रहे हैं? जिया हाओ को सीधे शॉपिंग मॉल जाते हुए देखकर हान यू का दिल धड़क उठा। उसका हाथ थामे जिया हाओ ने हान यून को अपने साथ लिया और मॉल में प्रवेश किया। वाह रुको, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? हान यून ने जिया हाओ को देखा और वे एक आलीशान कपड़ों के हॉल में चले गए। ये बहुत महंगा है, इसके अलावा वहाँ बहुत अच्छे कपड़े नहीं हैं, हान यून ने बड़बड़ाया। चिंता मत करो हान यून,
जिया हाओ मुस्कुराए, तुम इस मॉल में कुछ भी चुन सकते हो, जब तक तुम चाहो, बस चुन लो। रुको, सच में? हान यून ने चौंक कर जिया हाओ को देखा, लेकिन दूर देखने पर वह चमकते हुए पर्स, आलीशान ब्रांडों के कपड़े और अन्य चीजें देख सकती थी। क्या है, तय नहीं कर पा रही हो? जब तुम सब कुछ पा सकती हो तो तय क्यों करना? हान यून की सांसें तेज हो गई क्योंकि उसने महसूस किया कि जिया हाओ उसे पीछे से गले लगा रही है। उसकी सांस ने उसके सिर के पिछले हिस्से को गर्म कर दिया, जिससे वह कांप उठी। जिया हाओ, तुम क्या कर रही हो? बस थोड़ा रोमांस। जिया हाओ ने उसे जाने दिया और हंसी। उसने आराम से कुछ ड्रेस चुनी और हान यू से उन्हें पहनने के लिए कहा। जब वह ड्रेसिंग रूम में चली गई तो हान यू सिर्फ सिर हिला सकी। हालांकि जब उसने खुद को उस खूबसूरत पोशाक में देखा तो हान यू को लगा कि वह अपनी नजरें नहीं हटा सकती। बाहर खड़े होकर जिया हाओ ने लालच और घमंड की भावना, एक समृद्ध इच्छा क्यूई को सांस में लिया। क्यों? मैं ये क्यों कर रही हूँ? हग, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। लेकिन क्या मैं उसे मना कर सकती हूँ? क्या मैं उसकी हरकतों को रोक सकती हूँ? बकवास, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा शरीर, मैंने पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया। जिया हाओ की उंगली उसकी गीली तहों के अंदर सहलाते रहने से हान यू की सांसें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उंगली उसके अंदर के सबसे सुखद स्थानों को बिना किसी हिचकिचाहट के दबा रही हो। इस बीच हान यू के हाथ हिल रहे थे क्योंकि वह जिया हाओ के नंगे और गर्व से खड़े हुए डंडे को सहला रही थी। जैसे ही उसकी हथेली धीरे धीरे सहला रही थी, हान यू धड़कती हुई नस को महसूस कर सकती थी और उसके भाले की गीली नोक। तुम सच में कमीने हो, हान यू ने दबी हुई आवाज में कहा। हो सकता है, जिया हाओ मुस्कुराए, लेकिन मैं भी ईमानदार हूँ। हाँ, इसके अलावा तुम मेरे इस स्वभाव से नफरत नहीं करते। हंग, हान यू ने पीछे की ओर झटका मारा और जिया हाओ के अंगूठे ने उसके गुलाबी मोती को दबाया, जिससे उसके पैर आनंद से कांपने लगे। उसकी उंगलियां ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं, उस मीठे स्थान को अंतरंग रूप से छू रही थी। अगर यह सामान्य जगह होती तो हान यू इतना रोमांचित नहीं होता, लेकिन वे ट्रैफिक के बीच में थे और दूसरे लोग उन्हें घेरे हुए थे। शुक्र है, जिया हाओ की काली विंडशील्ड की वजह से कोई नहीं देख सकता था कि कार के अंदर क्या हो रहा है। हालांकि ट्रैफिक के बीच में एक दूसरे को हस्तमैथुन करने के रोमांच ने हान यू के दिल की धड़कन तेज कर दी। हान यू, थोड़ा उत्साह दिखाओ, ठीक है? जिया हाओ मुस्कुराए, हमें ट्रैफिक क्लियर होने से पहले ही काम खत्म करना होगा, है न? हान यू ने मुंह बनाया और अपना हाथ तेजी से आगे बढ़ाया, जबकि उसका दूसरा हाथ उसके स्तनों को दबा रहा था। ओह, बकवास, ये कैसा लग रहा है? इतना अच्छा। ये सब कुछ ठीक उसी समय हुआ जब हान यू ने चेंजिंग रूम के आईने में अपना प्रतिबिंब देखा। खुद को देखते हुए हान यू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने का फैसला किया। चेंजिंग रूम से बाहर निकलते हुए उसने जिया हाओ को देखा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ठीक है, हमारी पहली डेट के तौर पर मुझे लगता है कि मुझे पैसे देने चाहिए। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। बुरा नहीं है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, हान यू। मेरे जैसे अजीबोगरीब पर इतना खर्च करना बेतुका है। हान यू ने उसे देखते हुए बुदबुदाया। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा खिलौना बनूं? ओह, मुझे आश्चर्य है। जिया हाओ को देखकर वह खुश हो गया। तुम क्या सोचती हो? क्या तुम तैयार हो? मुझे क्यों देना चाहिए? तुम्हें लगता है कि मेरी कोई गरिमा नहीं है? हान यू ने जिया हाओ को देखा और ठंडी आवाज में बोला। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। इसके विपरीत, आपकी गरिमा बहुत अच्छी है। जिया हाओ उसे आईने के सामने ले गया और उसके पीछे खड़ा हो गया। बस इतना ही, इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। तो आपकी क्या कीमत है? हान यू ने जिया हाओ के गले लगने का एहसास किया और अपनी मुट्ठी भींच ली। हालांकि उसने उसका विरोध नहीं किया। मैं अकादमी से स्नातक होने के बाद एक स्थिर नौकरी चाहता हूँ जिसमें प्रति वर्ष 1 मिलियन युआन हो। बस इतना ही। जिया हाओ उसके कानों को चाटते हुए उसकी ओर झुका। चलो, कीमत थोड़ी और बढ़ाओ। मैं नहीं कर सकता। हान यू ने शर्म और शर्मिंदगी की एक तीव्र बाढ़ महसूस की क्योंकि उसकी आवाज नम्र हो गई। वह अपनी कीमत इस तरह कैसे कम कर सकती है? ये बहुत ही फुहरतापूर्ण लग रहा था। ये कैसा रहेगा? मुझे अकादमी और अन्य स्थानों के बारे में सभी गपशप से अवगत कराते रहो, और मैं तुम्हें 100,000 युआन का मासिक भत्ता दूंगा। क्या? हान यू ये सुनकर चौंक गई।
1 लाख युआन प्रति माह। ये तो अधिकांश व्हाइट कॉलर नौकरियों से भी अधिक है। यो तुम मजाक कर रहे हो, है ना? मैं क्यों करूंगी? जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। तो तुम क्या कहते हो? मुझे अपना शुगर डैडी बनाने जा रहे हो? हे भगवान, मुझे इस शब्द से नफरत है। हान यू ने अपनी आंखें बंद कर ली और दूसरी ओर देखने लगी। क्या हम अनुबंधित जोड़े बन सकते हैं? ओह, बहुत परिष्कृत। हम। जिया हाओ मुस्कुराए। बहुत अच्छा, हमारा अनुबंध अभी शुरू होता है। हान यू को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे उसने देखा कि ट्रैफिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसके स्ट्रोक तेज होते जा रहे थे। ये कैसा रहेगा, हान यू? अगर तुम मुझे अपने से पहले जल्दी आने दोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा उपहार दूंगी। जिया हाओ मुस्कुराए। हालांकि अगर तुम हार गए तो एक मीठी माफी होगी। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जीत सकती? हान यू ने अपनी उंगलियों को खोलते हुए जिया हाओ के लन को जोर से सहलाते हुए बड़बड़ाया। मुझे पता है कि पुरुष खुद को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। बस थोड़ा सा और वे खुद को खो देंगे। हान यू ने अपने कुछ पुरुष सहपाठियों को इसके बारे में बात करते हुए सुना। चरम पर होने के बावजूद वे खत्म होने से पहले 5 मिनट की झटपट जुदाई करते हैं। हालांकि यहीं पर हान यू ने गलती की। भले ही उसने अपने स्ट्रोक तेज किए और जिया हाओ के लिंग की नोक को रगड़ा, लेकिन वह सिर्फ चिपचिपा प्रीकम महसूस कर सकती थी। इस बीच जिया हाओ की उंगलियां धीमी और चिढ़ाने वाली थीं, मानो उसे पता था कि वह क्या कर रहा है। वह शांत था, उसने हान यू को आगे बढ़ने दिया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, हान यू की पकड़ ढीली होती गई और वह जिया हाओ के स्पर्श से आनंदित हो गई। फक, ये महसूस होता है। हान यू ने हौंफते हुए अपनी आंखों को अपनी बांह से ढक लिया। तुम क्यों नहीं हो, हंग? ठीक है, ऐसा लगता है कि तुम हार गई हो, मिस हान यू। जिया हाओ मुस्कुराए और उसकी उंगलियों की हरकतें तेज और तेज होती गईं। उसका अंगूठा उसके उत्तेजित मोती को छेड़ता रहा, जिससे वह कुछ भी करने में असमर्थ हो गई। धीरे धीरे बहते अमृत ने उसके छेद को फिसलन भरा बना दिया, जिससे जिया हाओ की उंगलियां और भी तेजी से काम करने लगीं। हन्नग, ये मैं नहीं कर सकती। उन्नग, ये आ रहा है। हाँ। झरने के पानी की धार के साथ जिया हाओ का हाथ गीला हो गया। हान यू का शरीर ऐंठने लगा और वह और ज्यादा छींटे मारती रही। केवल 1 दर्जन सेकंड के बाद वह आखिरकार शांत हो गई। हाँ, ये तो बकवास है। हान यू ने हौंफते हुए जिया हाओ को देखा। इंटरनेट ने मुझसे झूठ बोला। ठीक है, इसके बजाय मैं कहूंगी कि मैं अलग हूँ। जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। चलो अब मेरे छोटे भाई से थोड़ी माफी। हान यू ने जिया हाओ के हाव भाव को देखते हुए अपनी आंखें घुमाई। हल्की सी खर्राटे के साथ उसने अपना सिर नीचे किया, उसके होंठ ठीक से हिल गए गुलाबी नोक के ऊपर। मुझे माफ करना। जैसे ही उसने नोक पर हल्का सा चुंबन दिया, उसने महसूस किया कि यह धड़क रहा है। अचानक सफेद तरल पदार्थ की एक रस्सी बाहर निकली, जिसने उसके होंठों को सफेद रंग से ढक दिया। हान यू हैरान रह गई क्योंकि वह अचंभित थी। उसने महसूस किया कि जिया हाओ का लिंग धड़क रहा था क्योंकि उसमें से चिपचिपा सफेद तरल पदार्थ बाहर निकलने लगा था। एक टिश्यू लेकर उसने जल्दी से उसे पोंछ दिया। हालांकि चिपचिपाहट बनी रही, जिससे हान यू ने अपने दांत भींच लिए। कमीने, तुमने मुझे धोखा दिया। क्या मैंने? जिया है ने कंधे उचका दिए। या शायद मेरे छोटे भाई ने तुम्हारे होंठों को तुम्हारे हाथों से बेहतर महसूस किया। हान यू ने अपने होंठ पोंछे और नजरें फेर लीं। हालांकि एक हल्का सा निशान अभी भी उसके मुंह में चला गया, जिससे उसे जिया हाओ के शक्तिशाली सार का स्वाद मिल रहा था। लानत है, यह महसूस होता है थोड़ा अजीब, लेकिन मेरा मतलब है, इतना बुरा नहीं है। लानत है। हान यू, तुम क्या सोच रहे हो? ठीक है, ज्यादा सोचना बंद करो। जिया हाओ ने बाहर देखते हुए हंसते हुए कहा। हम तुम्हारे घर पहुंच गए हैं। रुको, इतनी जल्दी? हान यू ने बाहर झांका और देखा कि यह वास्तव में उसका अपार्टमेंट परिसर था। इतनी जल्दी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। हान यून धीरे धीरे बाहर निकली और उसने सभी शॉपिंग बैग पकड़े। अगर माँ मुझसे पूछेगी तो मैं क्या करूँगी? हान यून ने चिंतित स्वर में जिया हाओ को देखा। चिंता मत करो, बस उसे बता दो कि तुम्हारे एक दोस्त ने तुम्हें ये सब उपहार में दिया है। जिया हाओ मुस्कुराए। इसके अलावा मेरे पास उसके लिए एक अच्छा सा उपहार भी है। तुम्हारा क्या मतलब है? ज्यादा मत पूछो।
बस वापस जाओ। हान यू ने आह भरी जब उसने जिया हाओ को कार की खिड़की बंद करते हुए देखा। जैसे ही हान यून अपने घर पहुंची, उसने पाया कि उसकी माँ रसोई में थी। यूनर, तुमने बहुत समय लगा दिया। मैं अभी अभी एक दोस्त से मिली हूँ माँ। ये सब क्या है? हान यू की माँ ने हान यू के हाथ में रखे सामान को देखा, जिससे वह चौंक गई। ये चीजें तुम्हें किसने दी? उसने भौहें सिकुड़ी। हालांकि वह अब जवान नहीं रही, लेकिन वह कई फैशन ब्रांड जानती है। इसलिए वह हान यू के हाथ में हाई एंड फैशन वाली चीजें देख सकती थी। हान यू, ये बहुत महंगे हैं। तुम पर इतना खर्च किसने किया? मैंने कहा ना, हान यू घबराई हुई आवाज में बोली। बस एक दोस्त, और ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए। हान यू की माँ अभी भी संशय में थी क्योंकि उसने हान यू के हाथ से डिब्बा लिया था। जब उसने उसे खोला तो उसमें से एक चांदी की कलाई घड़ी चमक रही थी। ओह माय, यह मेरे लिए है। अचानक हान यू की माँ को खुशी और लालच की लहर महसूस हुई जब उसने डिब्बा पकड़ा। जल्दी से कलाई घड़ी निकालकर उसने उसे अपनी कलाई पर पहना। ये बहुत प्यारा लग रहा है। सोचो मुझे ऐसा तोहफा मिलेगा। हान यू की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसकी माँ एक छोटी लड़की की तरह हंसी। क्या ये लड़का है? बहुत अच्छा लड़का लगता है। मैं उससे मिलना चाहूंगी। ओह अच्छा, तुम कहती हो। हान यू ये सुनकर हैरान रह गई। क्या हुआ माँ? उसने कुछ और नहीं पूछा, या उसे यह वाकई इतना पसंद आया। बेशक हान यू को भी घड़ी के प्रति थोड़ा लालच महसूस हुआ, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह कलाई घड़ी में लालच और खुशी की कोमल इच्छा की हुई को नहीं देख पा रही थी। आज रात बीफ सूप बनाने के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें ये पसंद है न? ओह जरूर माँ। हान यू की आंखें चमक उठी। लेकिन पहले जाओ और नहा लो। हान यू की माँ ने भौहें सिकुड़ी। अजीब बात है, यह मछली जैसी गंध कहाँ से आ रही है? नहीं, यह मछली जैसी गंध नहीं है। मैं इस गंध को पहचानती हूँ। हान यू के बाल खड़े हो गए और वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। आहा माँ, मैं अभी नहा लूंगी। हान यू की माँ रसोई की ओर मुड़ी, लेकिन अनजाने में उसने अपने होंठ चाटे। मुझे इस गंध से पुरानी यादें क्यों आ रही हैं? एनर्जी बार, चॉकलेट, एनर्जी ड्रिंक, मुझे और क्या लेना चाहिए? जिया हाओ शॉपिंग मॉल में घूम रहा था और उसने थोक में सब कुछ खरीदा। जब उसने शेल्फ खाली किया तो उसके आसपास के लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। माँ, मैं वह चॉकलेट बार खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ एक ही खरीदूंगा, ठीक है? उसकी माँ ने सिर हिलाते हुए आह भरी। जब वे जिया हाओ के सामने खड़े हुए तो जिया हाओ ने उसे देखकर मुस्कुराया। आपका बेटा? हाँ, वह है। कभी कभी वह थोड़ा शरारती हो जाता है। महिला मुस्कुराई, लेकिन महिला और लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि जिया हाओ ने पूरी शेल्फ साफ की और सभी चॉकलेट ले ली। उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए जिया हाओ बाहर चला गया। माँ, लड़के ने खाली शेल्फ को अचंभित होकर देखा। चॉकलेट, वे कहाँ हैं? उस व्यक्ति ने अभी अभी सब कुछ ले लिया। महिला ने जिया हाओ की ओर देखा। वाह, वो सब क्यों ले सकता है, लेकिन मैं नहीं ले सकती। महिला बच्चे को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे बच्चा और रोता गया, उसके सिर पर आखिरकार दस्तक हुई। अगर तुम रोना बंद नहीं करोगे तो मैं कुकी बॉक्स वापस रख दूंगी। नहीं। इस बीच कोने में पहुंचते ही जिया हाओ ने शैतानी हंसी दी। ओह यार, ये तो बहुत मजेदार था। एक बच्चे की आंखों के सामने सारी चॉकलेट ले जाना। जिया हाओ ने मॉल में इधर उधर देखते हुए मुस्कुराते हुए आह भरी। अचानक उसकी नज़र एक छोटी मशीन पर पड़ी। आइस मेकर। जिया हाओ ने बॉक्स उठाया और पलटा। यह एक छोटा आइस मेकर है क्योंकि इसमें अंदर की चीज़ों को ठंडा करने के लिए बैटरी का इस्तेमाल होता है। ये बहुत छोटा था और पोर्ट करने में आसान था। युवा आदमी, वह चीज़ मत खरीदो। जिया हाओ ने पलटकर देखा और एक अधेड़ उम्र की महिला को देखा। उसने बॉक्स को देखा और आंखें घुमाई। मैंने इसे 1 महीने पहले खरीदा था। ये ठीक से काम नहीं करता, सब कुछ पोर्टेबल होने के अलावा, लेकिन ये शुरू में काम करता था, मुझे लगता है। जिया हाओ ने पूछा। ये काम करता था, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चला और फिर खराब हो गया। महिला ने आह भरी। जिया हाओ ने ये सुनकर सिर हिलाया। ठीक है, मैं इसे सिर्फ दिखावे के लिए ले जा रहा हूँ। इसे आजमाने से कोई नुकसान नहीं होगा, है न? जैसा आप चाहें। मैंने आपको अपनी राय बता दी। धन्यवाद मिस, आप वाकई दयालु हैं।
मध्यम आयु वर्ग की महिला मुस्कुराई जब जिया हाओ ने उसकी प्रशंसा की। ओह, आप एक प्यारे युवा हैं। जब वह चली गई, जिया हाओ ने बॉक्स को देखा और इसे खरीदने का फैसला किया। हालांकि उसने बॉक्स को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं खरीदा था। कुछ सोचते हुए जिया हाओ की आंखें चमक उठीं। अगर यह काम कर सकता है तो ये बहुत बढ़िया होगा। सब कुछ खरीदते हुए जिया हाओ ने काउंटर पर सब कुछ जमा कर दिया, जिससे कैशियर अचंभित रह गया। ओह सर, क्या आप ये सब खरीदने जा रहे हैं? क्यों, कोई समस्या? अरे कुछ नहीं। जिया हाओ ने देखा कि कर्मचारी को उस गंदगी की देखभाल करने के लिए पर्याप्त भुगतान नहीं किया गया था। वह बस उठ गया और बारकोड को स्कैन करना शुरू कर दिया। सब कुछ चुकाने के बाद उसने कर्मचारी को 100 युआन का बिल दिया, जिससे वह दंग रह गया। यह इसे टिप के रूप में लें। जिया हाओ ने सब कुछ उठाकर चलते हुए हंसते हुए कहा। इधर उधर देखते हुए उसने तेजी से सब कुछ अपने चमत्कार के बर्तन में डाल दिया। हालांकि अचानक इधर उधर देखते हुए उसने बच्चे को उसकी मां के साथ पाया। वह इसलिए नाराज था क्योंकि उसे उसकी चॉकलेट नहीं मिली थी। ठीक है, चलो ये करते हैं। मुस्कुराते हुए वो बच्चे की ओर चला गया। बच्चे ने अचानक देखा और उसका नाराज होना बढ़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिया हाओ ने चॉकलेट खाते समय उसे पार कर लिया था। लड़के ने देखा कि उसकी पसंदीदा चॉकलेट जिया हाओ खा रही है, जिससे उसका दुख और बढ़ गया। वह है उसकी मां असहाय थी, लेकिन जिया हाओ ने हस्तक्षेप किया। ठीक है बच्चे, ले लो यह। हमें इसकी जरूरत नहीं है। ... उद्धरण चिन्ह। जब जिया हाओ ने बच्चे को चॉकलेट देते हुए देखा तो उसकी मां हिचकिचाई। कोई बात नहीं, मैंने शेल्फ से सब कुछ ले लिया है, लेकिन मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकती। जिया हाओ मुस्कुराए। और हाँ, मैं तुम जैसी सुंदरी को इतना परेशान होते नहीं देख सकती। ओह प्लीज, तुम मेरी चापलूसी कर रही हो। चॉकलेट लेते हुए महिला शर्मा गई। जाओ और इस बड़े भाई को धन्यवाद कहो। मैं क्यों करूं? बच्चे ने जिया हाओ को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह व्यक्ति एक बुरा आदमी है। आह जिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपमानजनक होने की? हाँ, बच्चे वाकई मजेदार होते हैं। और परिप्रेक्ष्य। जिया हाओ हंसे और जाने के लिए मुड़े। बहुत बढ़िया, मैं विदा लेता हूँ। आह ठीक है, सुरक्षित रहो। महिला ने अपना चेहरा रगड़ा और थोड़ी गर्मजोशी महसूस की। वाह, वह युवक बहुत सुंदर था। क्या वह कोई फिल्म स्टार है? और भी, उसने कहा कि मैं सुंदर हूँ। ओह माय, कितना प्यारा इंसान है। माँ, क्या तुम ठीक हो? बेशक, मैं हूँ। महिला मुस्कुराई। चलो घर जाने से पहले मैकडॉनल्ड चलते हैं, ठीक है? यह अच्छा है। हालांकि वह बच्चा बिल्कुल भी खुश नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे जिया हाओ ने उसे कड़ी पिटाई के बाद गाजर दी हो। जिया हाओ ने दूर से ही उसके चेहरे पर हंसी के भाव देखे। टस्क, वाकई एक बदमाश। उसे एहसास हुआ कि मैं उस चॉकलेट से उसकी माँ को परेशान कर रहा था। ठीक है, बस खुश रहो कि मैंने तुम्हारी चॉकलेट ले ली, तुम्हारी माँ नहीं। अपनी कार में बैठते हुए जिया हाओ अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसे अचानक लगा कि वह आज इतना खतरनाक क्यों बन गया था। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि चंचल होने से वह अपने अंदर उमड़ती हुई इच्छा क्यूई को आसानी से नियंत्रित कर सकता है। आखिरकार कोई भी व्यक्ति उत्साहित रहने के लिए थोड़ी बहुत चंचलता और शरारतें कर सकता है न? जब वह घर लौटा तो जिया हाओ ने सु युनकी को कैजुअल पोशाक में सोफे पर बैठे देखा। हाओ तुम वापस आ गई हो। शुभ संध्या आंटी सु। जिया हाओ मुस्कुराया और उसके ठीक बगल में बैठ गया। तुम्हारा दिन कैसा रहा? ओह, बस मत पूछो, बहुत काम है। सु युनकी ने पीछे झुकते हुए आह भरी। हालांकि मुझे खुशी है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। अब मैं आराम कर सकती हूँ और दूसरों को काम करने दे सकती हूँ। तुम्हारा क्या हाल है हाओ? बस इतना ही। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। अब अकादमी जाना बोरिंग लगता है। वे मुझे सब कुछ सिखा रहे हैं जो मैं जानती हूँ। ओह, मुझे पता है। मेरा हाओ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। सु युनकी ने अपनी उंगलियों से उसके बालों को सहलाया। लेकिन बस न्यूनतम उपस्थिति बनाए रखना, ठीक है? जिया हाओ ने अचानक झुककर सु युनकी को गले लगा लिया। क्या मैं एक अमीर और बिगड़ेल बच्चे की तरह व्यवहार नहीं कर सकती? ओह, तुम चाहती हो? जब जिया हाओ ने उसे इस तरह गले लगाया तो सु युनकी शर्मा गई। हालांकि उसे जिया हाओ की बाहों में आराम का एहसास भी हुआ। लेकिन हाओ क्या तुम एक ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार कर सकती हो? मुझे संदेह है। सु युनकी ने आह भरी।
मुझे पता है कि तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो। और क्या कहना है, ऐसा व्यवहार करने में क्या अच्छा है? दौलत तो बस। जिया हाओ ने शरारती मुस्कान के साथ सू युनकी को देखा। प्लीज आंटी सू, हम घर पर हैं, किसी पॉडकास्ट पर नहीं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि पैसा होना अच्छा लगता है, सू युनकी ने हंसते हुए कहा। लेकिन फिर भी यह एक सभ्य इंसान होने के लिए नुकसानदेह नहीं है न? तस्क, आंटी सू, आप बहुत अच्छी हैं, जिया हाओ ने उसे जाने देते हुए आह भरी। वाह, कुछ पल। सू लान पीछे से चली आए और उसने सू युनकी और जिया हाओ को देखा। क्यों? बेशक, सू युनकी मुस्कुराए। बस हाओ एयर का इंतजार कर रही थी और वह आखिरकार वापस आ गया। तुम्हारा क्या हाल है, सिस्टर लान? अब दर्द नहीं हो रहा? सवाल सुनते ही सू लान शर्मा गई। बिल्कुल नहीं, हाओ पूछने के लिए धन्यवाद। वह स्पष्ट रूप से समझ गई कि जिया हाओ किस तरह की पीड़ा के बारे में बात कर रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट को देखते हुए सू लान उसे एक चंचल नज़र से देखने से खुद को रोक नहीं पाई। आह, मुझे याद है, सू लान अचानक बोली। मुझे आज रात एक छोटी सी पार्टी में जाना है। क्या ऐसा है? जिया हाओ की नज़रें झुक गईं जब उसने ये सुना। ये कैसा रहेगा आंटी सू? क्या मैं आ सकती हूँ? ओह, फिर से सुरक्षात्मक। सू युनकी ने जिया हाओ का चेहरा देखकर हंसी। क्यों नहीं? जिया हाओ ने अपनी आंखें घुमाई। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, है न? इसके अलावा तुम्हें वैसे भी एक अंगरक्षक और परिचारक की जरूरत है, सू लान ने हंसते हुए कहा। टस्क, अपनी तरफ देखो, माँ का ध्यान आकर्षित करने की होड़ में। ओह प्लीज, सिस्टर लान, आंटी सू का ध्यान हमेशा मुझ पर रहता है। जिया हाओ ने उसे देखते हुए मुस्कुराया। आखिरकार मैं आंटी सू से बहुत प्यार करता हूँ। इस बार सू युनकी के चेहरे पर बहुत शर्म आने की बारी थी। वह महसूस कर सकती थी कि जिया हाओ द्वारा बोला गया प्यार उतना मासूम नहीं था जितना कोई सोच सकता है। अपनी बेटी के सामने अपने सौतेले बेटे द्वारा इस तरह चिढ़ाए जाने पर सू युनकी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि वह इसमें एक वर्जित रोमांच महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। ठीक है, तुमने अतीत में मेरी बहुत मदद की है, तो तुम मेरे साथ आ सकती हो, सू युनकी ने हल्की खांसी की। लेकिन तुम शरारती नहीं रहोगी, ठीक है? आंटी सू, मैं ये वादा नहीं कर सकता, जिया हाओ ने सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा। आखिरकार मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अवसर देखते ही उसे लपक लेता हूँ। सू युनकी ने ये सुनकर आह भरी। शायद रात उतनी उबाऊ नहीं होने वाली थी जितनी उसने सोची थी। उठकर जिया हाओ अपने कमरे में चला गया। हालांकि उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गया जब उसने इसके बारे में सोचा। आंटी सू एक बुरी खलनायक है। अगर वह बिल्कुल अच्छी जगह पर भी जाती है तो उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मेरे पास मेरा हालिया भविष्य बिंदु है, इसके साथ मैं किसी भी चीज़ के लिए तैयार रह सकता हूँ। जिया हाओ ने आईने में देखा और पार्टी के लिए तैयार होने लगा। आखिरकार वह दूर से ही मुसीबत की गंध सूंघ सकता था। जिया हाओ ने खुद को आईने में देखते हुए कपड़े पहने। वाह, एक पुरुष देवता को ऐसा ही दिखना चाहिए। सूट और एक महंगी घड़ी पहने हुए जिया हाओ पूरी तरह से तैयार हो गया। हालांकि उसकी नज़र अचानक उसके चमत्कारों के बर्तन में पड़ी क्योंकि उसे एक दिलचस्प चीज़ मिली। वुल्फ मस्क का अर्क, नानहाई पर्वत के भीतरी जंगल में पाया जाने वाला एक फूल। एक हल्की लेकिन प्रमुख गंध जो निश्चित रूप से एक महिला का सिर आपकी ओर मोड़ सकती है। हालांकि वुल्फ मस्क से सार निकालने में सालों लग जाते हैं। जिया हाओ ने सांक्यूलियो और क्राउन प्रिंस के साथ नानहाई पर्वत में यात्रा करते समय बेतरतीब ढंग से विभिन्न जड़ी बूटियां चुनी। हालांकि उसने कभी इस तरह के प्रभाव की उम्मीद नहीं की थी। अपनी इच्छा से एक स्कूप निकालकर जिया हाओ ने इसे सादे पानी में मिलाया और अपने शरीर पर छिड़का। वाह, गंध बहुत अच्छी है। जिया हाओ ने गहरी सांस ली और स्वीकृति में सिर हिलाया। अरे, मैं अब से इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ये कुछ बढ़िया चीज़ है। जैसे ही वह बाहर निकला उसने देखा कि सू लान कुरियर पर चल रही है। उसके हाथ में पुडिंग का एक कप है। अचानक उसने अपने कदम रोक दिए क्योंकि उसकी नाक हिल रही थी। तुमने कुछ कोलोन इस्तेमाल किया है? इसकी गंध कैसी है? जिया हाओ ने उत्सुकता से पूछा। सू लान अचानक उसकी ओर बढ़ी और उसने गहरी सांस ली। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, जिया हाओ आगे झुकी और सू लान को चूम लिया। सू लान आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिया हाओ अचानक इतना स्नेह दिखाएगी।
हालांकि उसने विरोध नहीं किया और उसने भी अपने उत्साह के साथ जवाब दिया। उनकी जीभ एक दूसरे से टकराई क्योंकि सू लान को जिया हाओ के जुनून में बहता हुआ महसूस हुआ। ओह, कोलोन की महक और जिया हाओ का जुनून, ये दोनों एकदम मेल खा रहे हैं। तुम लोग। अचानक सू लेन और जिया हाओ ने अपना चुंबन तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि यह सू जिंग र थी। उसने इधर उधर देखा और जिया हाओ की ओर दौड़ी। अरे, क्या तुम अपने प्यार भरे काम को बेडरूम के अंदर नहीं रख सकती? अगर माँ ने हमें देख लिया तो क्या होगा? क्यों, तुम किस बात की ज्यादा चिंता कर रही हो, जिंग र? आह, सू जिंग र चिल्लाई क्योंकि उसने महसूस किया कि जिया हाओ भूत की तरह आगे बढ़ रही है और उसे पीछे से गले लगा रही है। क्या तुम्हें डर है कि आंटी सू हमें पकड़ लेंगी? या क्या तुम्हें हमारे साथ रोमांस करने से जलन हो रही है? यो, मुझे जलन क्यों होगी? सू जिंग रा ने मुंह बनाते हुए दूसरी ओर देखा। हालांकि उसका शरीर कांप उठा क्योंकि उसने महसूस किया कि जिया हाओ के होंठ उसकी गर्दन पर घूम रहे थे। ओह, चिंता मत करो जिंग र, मैं अपने सभी प्रेमियों पर बराबर ध्यान दूंगी। हंग, यो, बंद करो मुझे चिढ़ाना। नहीं। सू लान ने हंसते हुए देखा कि कैसे सू जिंग र की बहादुरी जल्दी ही कराह में बदल गई। हाओ र, तुम सच में जानती हो कि महिलाओं को कैसे उत्तेजित किया जाता है न? मैं भी जिंग र को इस तरह से वश में नहीं कर सकती। हे भगवान, बड़ी बहन, सू जिंग र ने डांटा। तुम उसका पक्ष क्यों ले रही हो? तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। आहा। हंसते हुए जिया हाओ ने सू जिंग र को छोड़ दिया। ओह, कोई घबरा रहा है। चिंता मत करो जिंग र, मैं तुम्हें नहीं खाने वाली। यो, सू जिंग रा ने पलटकर जिया हाओ को मुक्का मारा। हालांकि एक मुस्कुराहट के साथ जिया हाओ ने आसानी से उसका पीछा किया। बेकार कमीना, अपने लाल चेहरे को रगड़ते हुए सू जिंग रा ने जिया हाओ पर नाकभान सिकुड़ी। मुझे फिर से छेड़ो और मैं तुम्हारा लिंग काट दूंगी। ओह, डरावना। जिया हाओ ने सू लान की ओर देखते हुए भय का नाटक किया। बहन लान, मैं क्या करूंगी? अगर जिंगर ऐसा करता है, मैं तुम्हें विधवा नहीं बनाना चाहता। ठीक है, एक दूसरे को चिढ़ाना बंद करो। सू लान ने आह भरी। हाँ, अभी नीचे जाओ, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुरंत मिस, उन दोनों को उल्टे हुए चुंबन देते हुए जिया हाओ नीचे की ओर चली गई। सू जिंगर ने आंखें घुमाते हुए आह भरी। बेवकूफ कमीना, लेकिन उसकी खुशबू अच्छी है। मुझे पता है न। सू लान ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। गंध काफी उत्तेजक थी। ओह, बड़ी बहन अच्छी तरह जानती है। रुको, तुम मेरा हलवा क्यों खा रही हो? क्या? सू जिंगर ने जल्दी से एक बड़ा हिस्सा निकाला और अपने होंठ रगड़े। हम एक आदमी को साझा कर रहे हैं, लेकिन एक हलवा साझा नहीं कर सकते। जिंगर तुम बदमाश। आह, मदद करो, बड़ी बहन मुझे मार रही है। सू युनकी ने ऊपर से आवाज सुनकर ठहाका लगाया। जब जिया हाओ नीचे आया तो वह खुद को रोक नहीं पाए और महसूस किया कि उसकी नजरें उसकी ओर खींची जा रही हैं। लंबा, प्रभावशाली, सुंदर और सुरुचिपूर्ण जिया हाओ ने एक शीर्ष पुरुष के सभी मानदंडों को पूरा किया। हाँ, मुझे क्यों लगता है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वह और भी सुंदर होता जा रहा है। आप सुंदर दिखती हैं, लेडी सू। मुझे खुशी है कि मैं आप जैसी सुंदरी के साथ हूँ। ओह, अपनी चापलूसी बंद करो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। हाओ र। जिया हाओ की प्रशंसा सुनकर सू युनकी शर्मा गई। उसे चाची कहने के बजाय जिया हाओ उसे एक उचित एकल महिला की तरह व्यवहार करती है। क्यों, आप जानती हैं कि आप सुंदर दिखती हैं, लेडी सू। जिया हाओ ने उसका हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराया। क्या हम आपको मेरी कार तक ले जाएंगे? हाँ, हम अपनी बैंस नहीं ले जा रहे हैं, सू युनकी ने जिज्ञासा से पूछा। जिया हाओ ने खुशी से अपना सिर हिलाया। नहीं, हम मेरी इंपीरियल ले जा रहे हैं। मेरा मतलब है, यह अच्छा नहीं होगा अगर सभी महिलाएं मेरे साथ लंबी ड्राइव पर जाएं और तुम्हारे साथ नहीं। चटका, तुम्हारी जुबान कितनी मीठी है, सू युनकी ने हल्के से उपहास किया। तुम महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो, है न? लेडी सू समझदार है। जिया हाओ के ड्राइवर की सीट पर बैठते ही सू युनकी जिया हाओ की कार के अंदर बैठ गई। जाने से पहले वह सू युनकी पर एक नज़र डाले बिना नहीं रह सका, लेकिन उसके हालिया फ्यूचर पॉइंट को देखते हुए जिया हाओ के होंठ मुड़ गए। क्या है, हाओ र? क्या मेरी ड्रेस में कुछ गड़बड़ है? आह, सच में नहीं, जिया हाओ ने ठहाका लगाया। मैं बस सोच रही थी कि क्या आज रात की पार्टी एक और बोरिंग कॉर्पोरेट पार्टी होगी या कुछ दिलचस्प होगा। कौन जानता है।
सू युनकी ने सीट पर आराम से पीछे झुकते हुए ठहाका लगाया। क्या हुआ हाओ र? क्या मेरी ड्रेस में कुछ गड़बड़ है? आह, सच में नहीं। जिया हाओ ने ठहाका लगाया। मैं बस सोच रही थी कि क्या आज रात की पार्टी एक और बोरिंग कॉर्पोरेट पार्टी होगी या कुछ दिलचस्प होगा। कौन जानता है। सू युनकी ने सीट पर आराम से झुकते हुए ठहाका लगाया। क्या हुआ हाओ र? क्या मेरी ड्रेस में कुछ गड़बड़ है? क्या हुआ? क्या हुआ? सू युनकी ने ठहाका लगाया। क्या हुआ हाओ र? क्या मेरी ड्रेस में कुछ गड़बड़ है? क्या हुआ? मैं बस सोच रही थी कि क्या आज रात की पार्टी एक और बोरिंग कॉर्पोरेट पार्टी होगी या कुछ दिलचस्प होगा। कौन जानता है। सू युनकी ने सीट पर आराम से झुकते हुए ठहाका लगाया। क्या हुआ हाओ र? क्या मेरी ड्रेस में कुछ गड़बड़ है? क्या हुआ? क्या हुआ? सू युनकी ने ठहाका लगाया। क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं पता? कभी नहीं कहना चाहिए। एक्सीलेटर पर पैर रखते ही जिया हाओ की कार शाम को बिजली की चमक की तरह दौड़ पड़ी। हाँ, तुम्हें इतनी तेज गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, स्टीयरिंग व्हील पर मेरा पूरा नियंत्रण है। जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। उसने दिशा बदलते हुए स्टीयरिंग व्हील घुमाया। सू युनकी की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि उसे लगा कि जिया हाओ बहुत लापरवाही से लेकिन पूरी सटीकता के साथ गाड़ी चला रही है। हे भगवान, पिछली बार मैंने कब इस तरह की ड्राइव की थी? मैं बहुत रोमांचित और तरोताजा महसूस कर रही हूँ। जिया हाओ की ओर मुड़ते हुए सू युनकी उसे प्यार से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। जल्द ही जिया हाओ पार्टी स्थल पर पहुंच गया। उसकी कार निश्चित रूप से ईस्टर्न सी सिटी के धनी लोगों के बीच भी आकर्षण का केंद्र थी। वाह, क्या यह इंपीरियल है? वह लोगो, यह एक सीमित संस्करण मॉडल होना चाहिए। भगवान, ये कौन सी अमीर दूसरी पीढ़ी है? जिया हाओ पहले बाहर निकल गया और उसने और भी ज्यादा ध्यान आकर्षित किया। हालांकि वह सू युनकी के पास गया और एक सज्जन की तरह उसके लिए दरवाजा खोला। वाह, वह महिला कौन है? वह बहुत सेक्सी लग रही है। क्या वह सू युनकी नहीं है, ब्लू क्रिस्टल कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष? तुम्हारा मतलब है वह सू युनकी? और वह युवक कौन है? वह उसका प्रेमी तो नहीं हो सकता, है न? कौन जानता है यार, मैंने बहुत पहले ही हार मान ली थी। सू युनकी को हल्का सा शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसे लगा कि उसे स्पष्ट रूप से ध्यान मिल रहा है। अचानक जिया हाओ ने उसके साथ अपनी बाँह पार कर ली। क्या हम चलें? जरूर, मेरे छोटे सज्जन। सू युनकी उसके साथ चलते हुए हल्के से हंसी। लगता है आज रात हम सबका ध्यान अपनी ओर खींचने वाले हैं। सू युनकी ने हंसते हुए कहा। क्या मैं तुम्हें किसी की बेटी से मिलाने की कोशिश करूं? जैसे कि आंटी सू? जिया हाओ ने अपनी आंखें घुमाईं। मैं पहले से ही बहुत सी महिलाओं के साथ काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे और बोझ की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम अलग हो। वह मुस्कुराया। आखिरकार आज रात तुम्हारे लिए खास तौर पर उल्टी है। मैं अपना ध्यान दूसरी महिलाओं की ओर नहीं लगा सकता। हे भगवान, अगर कोई हमारी बात सुन ले। हाँ। सू युनकी ने इधर उधर देखा और जिया हाओ के गाल पर चुटकी ली। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही वह अंदर गई, एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया और सू युनकी का अभिवादन किया। स्वागत है मिस सू, आप आखिरकार आ ही गई। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया, लेकिन फिर उसकी नज़र जिया हाओ पर पड़ी। ये युवक, वह मेरा भतीजा है जिया हाओ। वह काफी होनहार लड़का है। सू युनकी मुस्कुराए। जिया हाओ, वह है डोंगशान माइनिंग के मिस्टर मिंग फू। मैं उसे कैसे नहीं जानता। जिया हाओ ने हाथ मिलाने के लिए हाथ उठाए। हो, मुझे नहीं पता था कि युवा पीढ़ी भी मुझे जानती है। मिंग फू ने जिया हाओ का हाथ मिलाते हुए हल्के से हंसा। कृपया मेरे साथ आइए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी पार्टी का आनंद लेंगे। अंदर जाते हुए जिया हाओ और सू युनकी का सामना आलीशान कपड़े पहनने वाली महिलाओं के एक समूह से होता है। हालांकि वे सभी सुंदर दिख रही थीं, लेकिन जिया हाओ को उनकी त्वचा पर मेकअप की दीवार दिखाई दे रही थी, सू युनकी के विपरीत जो एक प्राकृतिक सुंदरी थी। यूटी, ओहो, देखो ये कौन है? मुझे तुमसे मिले हुए काफी समय हो गया है, सू युनकी। आह, मिस पिंग, हम मिले। सच में नहीं, मैंने अपना नाम बदलकर वू मिंगजी रख लिया है। ओह, ठीक है। सू युनकी को अजीब लगा और उसने मुस्कुराने की कोशिश की। वैसे ये खूबसूरत कौन है? मैं जिया हाओ हूँ, आंटी पिंग, बड़ी बहन युनकी का भतीजा। जिया हाओ मुस्कुराए। वाह, मुझे याद है जब तुम बड़ी बहन सू के घर आया करती थी। तुम तब बहुत जवान दिखती थी।
हाँ, समय उड़ता है। बुढ़ापे को कौन रोक सकता है? जिया हाओ की बातें सुनकर वो मेंगजी का चेहरा मुस्कुरा उठा। सु युनकी ने भी ये सुनकर लगभग अपना ड्रिंक थूक दिया। जिया हाओ की बातें सुनकर सभी दंग रह गए। जिया हाओ मुस्कुराते हुए वहां खड़ा था, मानो वह वो मेंगजी की तारीफ कर रहा हो। ओह हो, तुम बहुत शरारती बच्ची हो। वो मेंगजी एक पल के लिए जिया हाओ के ताने को समझ नहीं पाए, फिर उसे एहसास हुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपना संयम नहीं खोया। हम हाओ ऐसा मत कहो, सु युनकी ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। आखिरकार वह तुम्हारी बड़ी है। हाँ, वाकई, मुझे बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, जिया हाओ ने शर्मीले अंदाज में जवाब दिया। वो मेंगजी को लगा कि सु युनकी जिया हाओ को डांटने वाली है, लेकिन उसके वाक्य का दूसरा हिस्सा सुनकर वह लगभग रो पड़ी। यू हम बड़ी बहन सु, क्या हम वहां जा सकते हैं? मैं कुछ पेस्ट्री चखना चाहती हूँ। जिया हाओ ने सु युनकी के साथ पीछे हटने का फैसला किया। सु युनकी ने भी हल्की मुस्कान दी। जरूर, चलो। अपने पैरों को पटकते हुए वू मेंगजी ने सु युनकी और जिया हाओ को घूरते हुए देखा जब वे चले गए। सु युनकी, तुम कुतिया, मैं देख लूंगा। सु युनकी और जिया हाओ दूर चले गए, जबकि सु युनकी जोर से हंस पड़ी। हे भगवान, हाओ तुम एक बहुत बड़ा खतरा हो। वह अपनी आंखें रगड़ने से खुद को नहीं रोक पाए और आंसू पोंछने लगी। ठीक है, मैंने उसे देखते ही उसका व्यक्तित्व पहचान लिया था, जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। वह हमेशा तुम्हें परेशान करने की कोशिश करती है न? हाँ, वह मेरे स्कूल की सीनियर हुआ करती थी, लेकिन वह हमेशा मुझसे ईर्ष्या करती है। सु युनकी ने आह भरी। मेरे दिवंगत पति, मेरी संपत्ति, मेरी स्थिति, वह हर चीज से ईर्ष्या करती है। ईर्ष्या एक मानवीय स्वभाव है, जिया हाओ ने उत्तर दिया। हालांकि ईर्ष्या के कारण किसी से घृणा करना और उसे चोट पहुंचाना क्षमा योग्य नहीं है। हे भगवान, कोई गहरे दर्शन में है न? सु युनकी ने जिया हाओ के गाल पर चुटकी काटते हुए हंसते हुए कहा। और बड़ी बहन सु, तुम मुझे जवान दिखाना चाहती हो? तुम जवान हो आंटी सु। जिया हाओ मुस्कुराए। तुम मुझे जानती हो, मौका मिला तो मैं। तुम क्या करोगी? सु युनकी ने अपनी भौहें उठाई और जिया हाओ की तरफ देखा। जिया हाओ ने बस मुस्कुराकर दूर देखा। कुछ नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। जिया हाओ ने सु युनकी को शैंपेन का गिलास दिया, जिसे उसने उठा लिया। सब रहस्यमय है न? सु युनकी और जिया हाओ ने बातचीत की। अचानक सु युनकी ने मुड़कर कुछ लोगों के पास चली गई। जिया हाओ देख सकती थी कि वे ब्लू क्रिस्टल कंपनी के निवेशक थे। तस्क, इन बूढ़े लोगों को देखो। उसके शरीर को ऐसे घूर रहे थे जैसे कि वे उस पर कूद पड़ेंगे। जिया हाओ ने उन्हें देखकर खुश हो गया, लेकिन उसे मानना होगा, सु युनकी आज शाम बहुत सुंदर और मोहक लग रही थी। उसने नीले रंग का स्लीवलेस गाउन पहना था, जिस पर सिल्वर लाइनिंग थी। मध्यम गहरे वी कट से उसकी क्लीवेज थोड़ी सी ही दिख रही थी, लेकिन कपड़ों की 2 स्लाइड उसके मातस्तनों को पूरी तरह से उभार रही थी। और हाँ, उसकी ड्रेस के स्लिट से उसकी जांघों तक उसकी नंगी टांगें और वह सुनहरी ऊंची एड़ी, सब कुछ सु युनकी को एक मोहक और परिपक्व सुपरमॉडल की तरह दिखा रहा था। जब जिया हाओ शराब पी रहा था, तो उसे अचानक अपने आसपास एक जानी पहचानी उपस्थिति का एहसास हुआ। पीछे मुड़कर उसने देखा कि यह त्यानगुआन हॉल से बूढ़ा आदमी चेन मो था। ओहो लाडले, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। नमस्ते एल्डर चेन। जिया हाओ ने अपनी मुट्ठी बांधी। सच में काफी समय हो गया है। सच में, मैंने सुना है कि तुमने वह बर्फीले शेर की मूर्ति सन शुआंग को बेची है। चेन मो ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। 2 बिलियन युआन, हुआ। एल्डर चेन को सारी खबरें पता हैं। जिया हाओ ने हल्की मुस्कान दी। लेकिन मेरा मानना है कि यह श्री सन की मदद करने में सक्षम था, इसलिए 2 बिलियन युआन कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं थी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। चेन मो ने आह भरी। लेकिन अब क्या आपके पास कोई नया खजाना नहीं है? ओह, क्या एल्डर चेन की दिलचस्पी इसी में है? जिया हाओ के होंठ मुड़े। क्यों नहीं, भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे नई चीजें देखना पसंद है। चेन मो हंसा। ठीक है, कोई नया खजाना नहीं, लेकिन हमारे ब्लू क्रिस्टल कॉर्पोरेशन ने इस बार कुछ अनोखे ज़ेड निकाले हैं। एल्डर चेन, क्या आप देखना चाहते हैं? आप उन्हें लाए हैं? चेन मो हैरान था। बेशक, मैं इसे देखूंगा। जिया हाओ ने चेन मो को अपनी खाली हथेलियां दिखाते हुए हंसा।
लेकिन अचानक इसे पलटने पर प्रत्येक हथेली में एक चमकीला क्रिस्टल, हरा क्रिस्टल और एक हल्का नीला क्रिस्टल दिखाई दिया। हे भगवान, क्या चाल है! चेन मो ने जिया हाओ की चाल देखकर मजाक उड़ाया, लेकिन जब उसने हरा क्रिस्टल देखा तो उसका हाव भाव बदल गया। यह एमरल्ड फ्लैश इंपीरियल ज़ेड, चेन मो ने क्रिस्टल को देखते ही चौंक कर कहा। ये साधारण इंपीरियल ग्रीन ज़ेड से भी अधिक दुर्लभ है, चेन मो ने आश्चर्यचकित भाव से कहा। और यह कट, ये बिल्कुल सही पीस है। हे भगवान, आपको ये कहाँ से मिला? क्या मैंने आपको नहीं बताया? यह एक खनन स्थल से आया है। जिया हाओ ने हल्की हंसी। लाए, और यह एक छोटा सा टुकड़ा है। कुछ और बड़े टुकड़े हैं। तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो, है न? चेन मो ने आह भरी। चमकता हरा शाही ज़ेड, इसमें कुछ प्राकृतिक शक्ति है। अगर इसे अन्य आध्यात्मिक सामग्रियों के साथ आभूषणों में गढ़ा जाए तो यह एक असली जादुई गहना बन सकता है। लेकिन ये पत्थर क्या है? एक्वामरीन। जिस क्षण चेन मो ने दूसरा क्रिस्टल पकड़ा, उसे अपनी हथेली पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसने अपना हाथ ताजे और ठंडे पानी के कुंड में डुबो दिया हो। यह एक्वामरीन का एक दुर्लभ उत्परिवर्तन है। यह एक गहरे कुंड के अंदर पाया गया था। अगर मुझे इसका मूल्यांकन करना है तो मैं कहूँगा, इसमें पानी और यिन का गुण है। जिया हाओ ने उत्तर दिया। इसे सीधे रखने से ही कोई इस ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। अन्यथा आप इसे फेंगशुई में जल तत्व की कमी को दूर करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। क्या ये सच है? चेन मो ये सुनकर दंग रह गया। लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। वास्तव में ये क्रिस्टल बहुत अलग लगता है। जिया हाओ ने चेन मो के हाव भाव देखकर मुस्कुराया। ये वाटर क्रिस्टल की सबसे कम गुणवत्ता है, फिर भी तुम इतने मोहित हो। चेन मो ने एक आह भरते हुए क्रिस्टल जिया हाओ को लौटा दिए। तुम्हारे पास वाकई बहुत अच्छी चीजें हैं। तुम किसी दिन मेरे त्यानगुआन हॉल में क्यों नहीं आते? हो, क्या एल्डर चेन मुझे आकस्मिक रूप से आमंत्रित कर रहे हैं? या तुम चाहते हो कि मैं कुछ मूल्यांकन करूं? शरारत करने वाला, क्या मैं एक अच्छे एल्डर की तरह व्यवहार नहीं कर सकता? जिया हाओ के जवाब पर चेन मो हंसा। सु युनकी ने जिया हाओ और चेन मो को देखा और जल्दी से उनके पास आई। नमस्ते एल्डर चेन मो, आपसे मिलकर अच्छा लगेगा। आप सीईओ सु होंगे। चेन मो मुस्कुराया। आप लिटिल हाओ की चाची हैं? हाँ। वास्तव में सु युनकी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी जब उसने देखा कि चेन मो जिया हाओ के साथ कितनी सहजता से बात कर रहा था। क्या ये वही चेन मो है जिसे प्राचीन वस्तुओं के बाजार में एक गंभीर व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है? वह अंदर ही अंदर सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। जिया हाओ वास्तव में मूल्यांकन में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैं वास्तव में उसे उधार लेना चाहता हूँ। चेन मो मुस्कुराया। चिंता मत करो एल्डर चेन, मेरी सेवाएं हमेशा उपलब्ध हैं। जिया हाओ मुस्कुराया। हाँ, अच्छा, मुझे ये पसंद है। एल्डर चेन हल्के से हंसे। सब लोग, क्या मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूँ? कार्यक्रम के आयोजक श्री डोंग माइक्रोफोन में बोले। आज हम एक छोटी चैरिटी नीलामी करने जा रहे हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसमें भाग लेगा। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी पहली वस्तु एक प्राचीन पेंटिंग है। बोली 10,000 युआन से शुरू होती है। जल्द ही कई लोगों ने इसमें भाग लिया। कुछ राउंड के बाद एक हीरे का हार आया जिसके लिए सु युनकी ने बोली लगाई। 400,000 युआन, 500,000। वो मेंगजी अचानक बोल पड़ी। सु युनकी को थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने बोली 50,000 बढ़ा दी। जैसे जैसे बोली युद्ध जारी रहा, वू मेंगजी ने इसे 1 मिलियन युआन में खरीद लिया। नीलामी के बाद अंतिम वस्तुओं के लिए सस्पेंस बनाने के लिए एक छोटा ब्रेक लिया गया। लेकिन अचानक एक वेटर अचानक सु युनकी के सामने लड़खड़ा गया, जिससे शराब उसके कपड़ों पर गिर गई। लानत है, क्या तुम देख नहीं सकती? सु युनकी हैरान थी क्योंकि वह देख सकती थी कि उसकी ड्रेस पर दाग लग गया है। चेन मो भड़क गया, लेकिन सु युनकी ने अपना सिर हिला दिया। क्या तुम ठीक हो? मुझे खेद है मिस। मुझे पता है, यह एक दुर्घटना है। सु युनकी मुस्कुराए। मैं बस पूछ रही थी कि क्या तुम्हें चोट लगी है? कांच के टुकड़े, कृपया सावधान रहें। जिया हाओ ने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। सु युनकी वास्तव में एक स्वाभाविक रूप से दयालु सुंदरता थी। मैं ठीक हूँ मिस, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। वेटर ने जल्दी से सिर हिलाया और चला गया। जल्द ही एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी और एक अन्य व्यक्ति जल्दी से आया। मुझे खेद है मिस सु,
आपको हमारे कर्मचारियों के कारण इस तरह से पीड़ित होना पड़ा। ये ठीक है, मिस्टर डोंग। दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सू युनकी ने अपना सिर हिलाया। कृपया मुझे बस शौचालय की दिशा बता दीजिए, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। जिया हाओ ने सू युनकी को पकड़कर ले जाते हुए कहा। जैसे ही सू युनकी महिलाओं के शौचालय में दाखिल हुई, जिया हाओ बाहर खड़ा हो गया। घड़ी देखते हुए उसके होंठ सिकुड़ गए। सू युनकी के अंदर जाने के कुछ देर बाद ही शौचालय से एक महिला बाहर आई। उसे देखकर जिया हाओ के होंठ सिकुड़ गए। कुछ देर बाद ही सू युनकी भी बाहर आ गई। तुम अब तक इंतजार कर रही थी, क्यों नहीं? जिया हाओ मुस्कुराए। वैसे भी, आंटी सू, मुझे अपना पस पकड़ने दो। ओह प्लीज। सू युनकी हल्के से मुस्कुराए। तुम्हें मेरे बटले की तरह व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम्हें मेरे जैसा युवा, सुंदर और योग्य बटले नहीं चाहिए। जिया हाओ ने अपनी हथेली अपनी छाती पर रखी और हल्का सा झुककर प्रणाम किया। हाँ, तुम्हें मुझे चिढ़ाने में बहुत मजा आता है, हम। सू युनकी ने ठहाका लगाया। ठीक है, तुम इसे रोक सकते हो। लेकिन जब वे हॉल में लौटे तो दोनों ने कुछ शोर सुना। क्या वो मेंगजी का हीरे का हार चोरी हो गया? ये कौन हो सकता है?